सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल 10th हैकर्स के ऊपर। और मैं हूं आपका साइंस हैकर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द सेक्शन ऑफ बायोलॉजी, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने लाइव प्रोसेसेस पे जो रिस्पॉन्स दिखाया है दैट वाज इनसेन। उससे मुझे इतनी ज्यादा एनर्जी मिली है कि अब आने वाले चैप्टर्स को हम लोग और जल्दी और बेहतरीन तरीके से फोड़ रहे होंगे और अनलॉक कर रहे होंगे काफी सारे नए कॉन्सेप्ट्स को। मेरे दोस्तों, आपकी काफी सारी क्वेरीज थी इन द लास्ट लेक्चर, उसके कमेंट सेक्शन को मैंने बखूबी पढ़ा है और मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं, तो आराम से सुनिएगा एंड कोई इंपॉर्टेंट पॉइंटर लगे तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये थी कि काफी चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि केमिकल इक्वेशंस, एसिड बेसिस सॉल्ट्स या फिर हेरिडिटी। तो कई स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि इन चैप्टर्स को पहले किया जाए, लेकिन मेरे दोस्त अगर हम सीक्वेंस में चलेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले बायोलॉजी को रैप अप करके रख देते हैं, क्योंकि 7 दिनों की बात है। अगले 7-8 दिन के अंदर कंप्लीट बायोलॉजी खत्म हो जाएगी, तो हम इत्मीनान से आपके बताए हुए चैप्टर्स के ऊपर जा पा रहे होंगे, जंप कर पा रहे होंगे, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को हम लोग शुरू कर पा रहे होंगे, तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती है। दूसरी एक और सजेशन आपने हमारे सामने रखी थी कि सर क्वेश्चंस ऐड कर दीजिए। दोस्तों, दिस इज अ थ्योरेटिकल सीरीज, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्रिस्प फॉर्मेट में समझाए जाएं। क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीक। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से शीट्स प्रोवाइड करूंगा, जिनको आप पढ़ के बहुत मस्त तरीके से आराम से अपने पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे। यानी उन शीट्स में एम्पल क्वेश्चंस होंगे, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। जब आप थ्योरी सेशन देख लोगे मेरा, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को बना पाओगे और एग्जाम में आने वाले भी सारे क्वेश्चंस, चाहे एमसीक्यू हो, 1 मार्क हो, 2 मार्क हो, 5 मार्क हो, हर प्रकार का क्वेश्चन आपका इजीली बन रहा होगा। तो ये सारे सजेशंस आपके थे, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आज थोड़ा सा जुकाम है, मुझे माफी चाहूंगा, आवाज को आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, लेकिन एनर्जी में बिल्कुल भी कमी नहीं रहने वाली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आपके लिए लेकर आए हूं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करते हैं, सबसे पहले अपनी खोपड़ी पे तेल लगा के कॉन्सेप्ट के नाम में घुस जाते हैं, बिकॉज नाम काफी कुछ कहता है। यहां पर 2 शब्द आ रहे हैं इस चैप्टर के नाम के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये जो कोऑर्डिनेशन है और ये जो कंट्रोल है, क्या आपको लगता है कि ये बायोलॉजी के शब्द है या ये साइंस के शब्द है? नहीं मेरे भाई, ये इंग्लिश लैंग्वेज के शब्द हैं और उनका मतलब वही है जो कि आप समझ रहे हो। कोऑर्डिनेशन, अलग अलग चीजों का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, इंटीग्रेट करना, साथ ही हाथ बढ़ाना वाले कॉन्सेप्ट से काम करना। यानी एक ऑर्गन है, दूसरा ऑर्गन है, दोनों अगर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं किसी काम को पूरा करने के लिए, देन दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। हमारी बॉडी में भी तो काफी सारे ऑर्गन्स हैं और वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिससे कि एफिशिएंटली हम लोग अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को अंजाम दे सकें। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन का प्रोसेस है। तो जब हम लिविंग प्रोसेसेस के बारे में चर्चा कर रहे थे तो डाइजेशन का जिक्र आया था। आपको पता है कि माउथ जो है, इसमें आप खाने को चबाते हैं, खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, ये भी हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। बड़े बड़े टुकड़े होंगे, डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। हम अपने माउथ में अगर दांतों की मदद से फूड को तोड़ रहे हैं, च्यू कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली फूड छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। आपकी जो टंग है, ये उन छोटे टुकड़ों के साथ सलाइवा को मिक्स करती है, यानी सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम जो है वो उन फूड पार्टिकल्स के साथ अच्छे तरीके से क्या कर पाता है, इंटरैक्ट कर पाता है, ये भी डाइजेशन में एक हेल्प है। सिमिलरली लिवर जो है ये बाइल जूस बनाता है, गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस को स्टोर करता है और टाइम आने पे रिलीज करता है, पेनक्रियास जो है ये पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, इंटेस्टाइन जो है ये इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करता है। इन सारे के सारे ऑर्गन्स का काम क्या फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में ही है? यस, यानी ये एक पर्टिकुलर एम के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन इन सभी का काम कोऑर्डिनेटेड है। यस, फॉर एग्जांपल, आपने एनिमल मूवी देखी होगी, तो एनिमल मूवी में मेन लड़ाई करने का काम किसका है? रणबीर कपूर का है, लेकिन उनके सारे के सारे सरदार भाई जो है वो बैकग्राउंड में गाना गा रहे होते हैं, अर्जुन वेली ने, क्योंकि मेरे भाई वो भी एक तरीके से हेल्प ही है। उसी गाने से मोटिवेशन मिली रणबीर कपूर को और तब जाके वो बढ़िया तरीके से लड़ाई कर पाया। तो एक सच में जाके लड़ रहा है, बाकी सारे हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबका गोल तो एक ही है ना, दुश्मन को हराना ही तो उनका एम था। यहां पर भी आप देखोगे अलग अलग ऑर्गन्स कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, और कंट्रोल यानी हर चीज कंट्रोल में रहनी चाहिए। कोई भी चीज हमारी बॉडी में ऐसी ना हो जाए जो कि हम लोग डिमांड नहीं कर रहे थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर छत पे पतंग उड़ा रहे हो, आपको डर होना चाहिए कि कहीं आप उस छत से गिर ना जाओ,
राइट? तभी आप एक दायरा बना करके और फिर पतंग उड़ाते हो। यू आर वेरी कॉन्शियस कि कहीं आप इस पर्टिकुलर एरिना से बाहर ना निकल जाओ, जितनी आपकी छत है उससे बाहर ना निकल जाओ। सिमिलरली आपकी बॉडी जो है वो भी कंट्रोल्ड फैशन में सारे के सारे प्रोसेसेस करती है। यस, आपको भूख लगनी चाहिए, आपको भूख कितनी लग रही है उसी हिसाब से आप खाना खाएंगे। एवरीथिंग शुड बी इन कंट्रोल। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें चलती हैं, लेकिन उससे आपकी बॉडी को बहुत हार्म नहीं होना चाहिए। तो आपकी बॉडी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए द कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे आपकी बॉडी को कंट्रोल किया जाता है ये हम आज देखने वाले हैं। मेन हमारा पर्पस यही है, करेक्ट? तो आइए डिस्कस करते हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ माय ब्यूटीफुल हैंड रिटन माइंड मैप्स। 3 पेज के अंदर, और वो भी बहुत खुले खुले लिखे हुए कंटेंट के साथ, 3 पेज के अंदर पूरा का पूरा खेल खत्म। यहां पर बस एक छोटा सा टेबल है जो कि आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। सीधा इनका प्रिंट निकालिए, जो मैं समझा रहा हूं, जो चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं उनको सप्लीमेंट करिए, और आप एडिशनली भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, उसको भी इन्हीं माइंड मैप्स के अंदर सप्लीमेंट कर लीजिए। यही आपका सिंगल पॉइंट रिसोर्स है बिफोर योर एग्जामिनेशन। इन्हीं 30-40 शीट्स को आपको देख के जाना है इन योर साइंस पेपर, और कुछ भी इनसे बाहर नहीं आ रहा होगा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है। आइए दोस्त, शुरू करते हैं चैप्टर को। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ चुके हैं, एक और बार इसको इंट्रोडक्शन में हम लोग देख लेंगे। तो इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंजेस, आपके आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं उनको देखकर आपकी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड करती है। इसको हम क्या कह रहे थे? कॉन्शियसनेस कह रहे थे लास्ट चैप्टर के अंदर। कि समझ लीजिए मेरे आसपास गर्मी बहुत ज्यादा है तो मेरी बॉडी क्या करने लगेगी? स्वेटिंग करने लगेगी, पसीना निकालने लगेगी। तो बाहर एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हुई, गर्मी बढ़ी, तो मेरी बॉडी भी रिएक्ट करने लगी, पसीना बहाने लगी। एंड सिमिलरली बाहर अगर बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर बहुत कम है, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मैं शिवर करना स्टार्ट कर दूंगा, कांपना स्टार्ट कर दूंगा। तो यहां पर मेरी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है टू द कोल्डर टेम्परेचर जो कि बाहर की साइड है। यस, तो एनवायरमेंट में कोई भी चेंज आता है तो हमारी बॉडी उसके प्रति रिस्पॉन्स जाहिर करती है, किसी प्रकार की मूवमेंट शो करती है। तो ये जो मूवमेंट्स है मेरे दोस्त, ये या तो ग्रोथ सेंट्रिक मूवमेंट हो सकती है, या ये ऐसी मूवमेंट हो सकती है जिनमें कोई ग्रोथ ना हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लांट की मूवमेंट की बात करूं, तो प्लांट जब सूरज को देखते हैं तो सूरज की तरफ बेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनकी जो स्टेम होती है वो सूरज की तरफ ग्रो करती है। इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। फोटो मानी लाइट। लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था, वहां बताया था फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस करना, बनाना, फूड बनाना। यस, यहां पर फोटो का मतलब है सेम लाइट, और ट्रॉफिज्म मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट, किसी चीज के प्रति आकर्षित होकर मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉफिज्म। तो अगर सूरज को देखकर स्टेम ऊपर की साइड उग रही है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिज्म। अगर रूट जो है वो धरती के अंदर गड़ी हुई जा रही है, ग्रेविटी की दिशा में मूव कर रही है, तो इसे क्या कहेंगे? जियोट्रॉफिज्म। जियो यानी अर्थ, अर्थ की तरफ जा रही है रूट, जमीन के अंदर गड़ रही है, तो इट इज शोइंग जियोट्रॉफिक मूवमेंट। और स्टेम जो है सूरज को देख के ऊपर की साइड जा रही है, इट इज कॉल्ड एज फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। यस, तो यहां पर ये जो आपकी मूवमेंट है ये ग्रोथ जो है करवा रही होती है, क्योंकि ऊपर की साइड स्टेम ग्रो करेगी सूरज को देखकर, है ना। अल्टीमेटली पेड़ बड़ा होता चला जाएगा, पौधे की हाइट बढ़ती चली जाएगी। दिस इज ग्रोथ सेंट्रिक मूवमेंट। कई ऐसी मूवमेंट होती है जिनमें ग्रोथ नहीं होता, जैसे शादी ब्याह बर्थडे पार्टी में आपको छोटे छोटे बच्चे जो है भागते हुए दिखाई देते हैं इधर उधर। जरा रोक के पूछ लो कि हाँ भैया क्यों भाग रहे हो? कोई वजह नहीं है भागने की, बस भाग रहे हैं, ऐसे ही भाग रहे हैं। तो उस भागने की वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि बच्चा भागते भागता चला गया और आया तो बड़ा हो गया, नौकरी लग के एकदम भाई, है ना, पैकेज लगा हुआ है, वापस आए तब तक उनकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, वो तो नॉर्मली ऐसे ही भाग रहे हैं टाइम पास के लिए। तो यहां पर हो सकता है मूवमेंट से आपकी ग्रोथ ना भी हो। यहां देखिए, ऑल द इवेंट्स ऑफ आवर बॉडी आर अंडर न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल को एंडोक्राइन कंट्रोल भी कहा जाता है, और इन दोनों सिस्टम्स की स्टडी को, क्योंकि हमारे अंदर न्यूरल सिस्टम भी है और हमारे अंदर हार्मोन्स बनाने वाले एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जितने भी एंडोक्राइन टिश्यूज हमारी बॉडी में फैले हुए हैं, इन सबको मिला करके हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। तो हमारे अंदर न्यूरल सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है। इन दोनों की कॉम्बिनेटिव स्टडी को हम न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी माने स्टडी, इसी प्रकार से न्यूरोलॉजी न्यूरल सिस्टम की स्टडी, एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी, और दोनों को मिला करके आप अपनी बॉडी के पूरे कंट्रोल की स्टडी कर रहे हो, तो इसे बोलेंगे न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी। दोनों को साथ जोड़ दिया, न्यूरो और एंडोक्राइन दोनों को साथ में जोड़ दिया, न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बन गया।
अब दो सिस्टम्स की जरूरत क्यों है भाई? एक सिस्टम से भी तो कंट्रोल हो सकता था, दो सिस्टम की जरूरत क्यों है? आपकी बॉडी में ना कई सारे तार बिछे हुए हैं, उन तारों को, उन पतले पतले वायर्स को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल्स कहते हैं। अब ये जो नर्व सेल्स हैं, ये जाहिर सी बात है आपकी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, लेकिन क्या ये हर इंडिविजुअल सेल तक जा सकते हैं? द आंसर इज नो। आपकी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, आपकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या हर एक सेल तक एक अलग अलग तार पहुंचाना पॉसिबल है? द आंसर इज नो। इसीलिए न्यूरल सिस्टम जो है वो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आपके पास हार्मोन्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं, तो वो ब्लड के थ्रू जो है अलग अलग सेल्स तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो क्या आपको पता है, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। आपका ब्लड जो है वो फ्लो करता है आपकी बॉडी में और अलग अलग सेल्स तक जो है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और अलग अलग सेल से CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट को ले लेता है। तो जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचाता है अलग अलग सेल तक, तो हार्मोन्स भी पहुंचा सकता है, क्योंकि हार्मोन भी बहुत ही सिंपल केमिकल्स होते हैं, बहुत लाइट केमिकल्स होते हैं, तो ये भी आपका ब्लड के थ्रू आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। करेक्ट। तो आपकी हर सेल में अलग अलग तार आना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने हाथ के ऊपर पानी डाल लूं, तो पानी जो है एक फ्लूइड है, वो तो मेरे पूरे के पूरे हाथ को भिगा सकता है ना। अगर मैं बोलूं मेरे हाथ में 1000 सेल है, तो यहां पे 1000 पतली पतली तार लगाऊंगा तो सिस्टम विल गेट कॉम्प्लिकेटेड, सारे तार आपस में ही उलझ जाएंगे। लेकिन अगर मैं अपने हाथ के ऊपर पानी का एक ग्लास भर के पानी डाल लूं, तो पानी तो मेरे पूरे हाथ को भिगा सकता है। तो कई जगह जहां पर तार नहीं पहुंच सकते, वहां पे ये छोटे छोटे हार्मोन्स ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। एंड दैट्स वाई दोनों प्रकार की चीजें हमको चाहिए होती हैं। हर जगह तार नहीं पहुंच सकते, तो इसीलिए हमने एंडोक्राइन सिस्टम को भी क्या किया है, यहां पर ऑप्ट किया है। जैसा मैंने बताया, हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो है ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर फंक्शनिंग करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी ज्यादा इफेक्टिव रहे, बेहतर तरीके से अपने काम को हम लोग कर पा रहे हो, हमारी बॉडी जो है अच्छे तरीके से एफिशिएंटली अपना काम कर पा रही हो। इसी को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम ऑफ एनिमल्स, यानी न्यूरल सिस्टम ऑफ एनिमल्स। करेक्ट। तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है, इसमें काफी सारे तार जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बताए। इन्हें नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो कि कुछ ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन है, इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं मेरे भाई। सबसे पहले ये जो आपका बड़ा वाला पार्ट दिख रहा है, सबसे बड़ा जो पार्ट दिख रहा है, इसे कहते हैं हम सेल बॉडी, और सेल की स्टडी को प्यार से साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे बायोलॉजी, बायो मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी करना, इसी प्रकार से साइटोलॉजी, साइटो का मतलब सेल, लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो साइटो का मतलब होता है सेल, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर सेल बॉडी को हम लोग साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी, सेल से वर्ड आया साइटो, तो इसे साइटोन कहते हैं। यहां पर आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा, यह आपका एक पूरा का पूरा सेल है। अब ये जो सेल है, इसमें से छोटी छोटी मल्टीपल ब्रांचेस निकल रही है। यहां पर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस निकली, यहां पर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस निकली, यहां पर मल्टीपल ब्रांचेस निकली, यहां पर मल्टीपल ब्रांचेस निकली, यहां पर निकली, यहां पे निकली, यानी कई सारी ब्रांचेस यहां पर है। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को, इन छोटे छोटे पेड़ जैसे ब्रांचेस को, ऐसा लगता है किसी ने एक छोटा सा पौधा उगा दिया है। अगर सिर्फ आप इतना हाईलाइटेड पार्ट देखो, ऐसा लगता है कि एक पौधा जो है जमीन फाड़ के बाहर निकल रहा है। ये जो छोटे पेड़ जैसा स्ट्रक्चर है, लिटिल ट्री जैसा स्ट्रक्चर है, इसे हम डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट का मतलब ही होता है लिटिल ट्री लाइक स्ट्रक्चर, तो इसे हमने क्या कहा, डेंड्राइट कहा। इस डेंड्राइट की एक खास बात है, ये डेंड्राइट जो है इस साइटोन के चारों ओर फैले हुए हैं। ये जो डेंड्राइट होते हैं, दे आर सेंसरी इन नेचर, यानी ये जो डेंड्राइट के टिप्स हैं, ये जो डेंड्राइट के टिप्स हैं, ये सिग्नल को रिसीव कर सकती हैं, ये स्टिमुलस को रिसीव कर सकती हैं। तो कोई भी सिग्नल हमारे पास आया, वो न्यूरॉन में कहां से आएगा, डेंड्राइट से आएगा। डेंड्राइट से आने के बाद ये सिग्नल कहां जाएगा, साइटोन की तरफ जाएगा, और साइटोन से कहां चला जाएगा, ये जो आपकी लंबी सी वायर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं एक्सॉन, ये एक्सॉन की तरफ जाएगा, और एक्सॉन के बाद ये जाएगा एक्सॉन एंडिंग में या नर्व एंडिंग में। ये इस पूरे के पूरे नर्व सेल का आखिरी पार्ट है ना, एंड पार्ट है, इसीलिए इसे नर्व एंडिंग या एक्सॉन एंडिंग कहा जाएगा। तो अगर इस न्यूरॉन को मुझे स्टिमुलेट करना है, मुझे इस न्यूरॉन को एक सिग्नल देना है, तो मैं कौन सी साइड से दूंगा, मैं डेंड्राइट की साइड से दूंगा। यहां से ये सिग्नल कैच कर लेता है, डेंड्राइट सिग्नल भेजता है आपका साइटोन की तरफ, राइट, यानी साइटोन की तरफ सिग्नल भेज रहा है कौन, डेंड्राइट। लेकिन
ये जो आपका साइटोन है ये फिर फर्दर आगे सिग्नल भेजता है टुवर्ड्स एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद ये सिग्नल चला जाता है कहां पर, यहां पर, यानी इस नर्व एंडिंग पर। और इस नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं और ये केमिकल सिग्नल आगे चला जाता है कहां पर, किसी और न्यूरॉन के पास। समझ लीजिए ये मेरा हाथ है, यहां पर मैं पेन चुभा रहा हूं खुद को, मैं जब पेन चुभा रहा हूं तो सिग्नल जो है आपका यहां पर आ गया, यहां से यहां तक एक लंबा तार था मेरे पास। अब मुझे ये सिग्नल अपने भेजे में भेजना है, यानी कि अपने ब्रेन में भेजना है, तो मुझे और तारों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर सिग्नल जो है एक तार से दूसरे तार में जाएगा, दूसरे से तीसरे तार में, और ऐसे करते करते मेरे ब्रेन तक पहुंचेगा। करेक्ट। तो ऐसा होता है कि एक न्यूरॉन जो है ये सिग्नल फर्दर कहां भेज सकता है, ये सिग्नल फर्दर भेज सकता है किसी दूसरे अगले न्यूरॉन में। या अगर ये एक मोटर न्यूरॉन है, मेरे दिमाग ने सिग्नल भेजा है कि हाथ को पीछे ले लो, अगर आपको कोई पेन चुभा रहा है तो हाथ को पीछे ले लो, तो पहले सेंसरी सिग्नल गया, मैंने सेंस किया कि मुझे पेन चुभ रहा है, तो सेंसरी सिग्नल गया दिमाग के पास, और दिमाग से सिग्नल आया कि भैया हाथ पीछे खींच लो, अदरवाइज आपको चोट लग जाएगी, आपका हाथ जो है इट विल बी हार्म्ड, तो आप अपने हाथ को पीछे खींच लो। यस, तो यहां से मोटर सिग्नल गया, मोटर सिग्नल जो काम कराए आपसे, सिंघम बना दे जो आपको, तो मेरे भाई मोटर सिग्नल गया, यहां पे पता लगा कि इन मसल्स को मूव करना पड़ेगा, हाथ को मुझे पीछे खींचना पड़ेगा। तो ये सिग्नल जो है आपकी मसल्स तक भी जा सकता है, एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन में भी सिग्नल जा सकता है, एक न्यूरॉन से किसी मसल में भी सिग्नल जा सकता है, और एक न्यूरॉन से किसी ग्लैंड में भी सिग्नल जा सकता है। मैं अपने नर्वस सिस्टम से सिग्नल भेज सकता हूं किसी ग्लैंड में कि भैया कोई एंजाइम बनाना है फटाफट बना दो, कोई हार्मोन बनाना है फटाफट बना दो, उनको भी सिग्नल मिलता है काम करने के लिए। तो ये सिग्नल जो है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन, एक न्यूरॉन से मसल, या एक न्यूरॉन से ग्लैंड की तरफ जा सकता है, और आपका पूरी की पूरी सिग्नलिंग पाथवे ऐसे कंप्लीट हो जाती है। राइट। तो यहां जो है आपके न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम को बना रही होती है, और यहां सिग्नल कैसे ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में। राइट। इंपल्स माने पोटेंशियल, या इंपल्स माने सिग्नल। तो सिग्नल कैसे ट्रेवल करेगा, इलेक्ट्रिकल करंट की फॉर्मेट में, क्योंकि आपको पता है इसका जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये वायर जैसा है, तार जैसा है, और तार में क्या फ्लो करता है, तार में तो करंट ही फ्लो करेगा ना भाई। कभी बिजली की नंगी तार पकड़ के देखी है बचपन से लेके अभी तक, कभी ना कभी तो करंट जरूर लगा होगा, तारों में ही तो बिजली दौड़ती है मेरे भाई। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये जो डेंड्राइटिक एंडिंग्स है ये किसी सिग्नल को भेज देंगे आपके साइटोन तक, और साइटोन से सिग्नल चला जाएगा ये एक्सॉन में, और ये जो लंबी सी तार जैसा स्ट्रक्चर है एक्सॉन, इसमें आपका इलेक्ट्रिकल जो है इंपल्स वो बह रहा होगा, यानी यहां करंट बह रहा होगा। ये करंट पहुंच जाएगा आपका नर्व एंडिंग तक, और एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, एक न्यूरॉन या दूसरी मसल के बीच में गैप होता है, एक न्यूरॉन और दूसरे ग्लैंड के बीच में गैप होता है। यस, यहां थोड़ा सा जो गैप होगा इसमें आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं भेज सकते। ये एक तार है, ये एक तार है, इन दोनों के बीच में गैप है, तो मैं करंट पास नहीं कर सकता। यहां आपका चार्जर रखा हुआ है, यहां फोन रखा हुआ है, दोनों कनेक्टेड नहीं है, अगर बीच में गैप है तो इलेक्ट्रिकल करंट पास नहीं कर सकता। आपको दोनों तारों को कनेक्ट करना होगा, जोड़ना होगा, तभी इलेक्ट्रिकल करंट एक तार से दूसरे तार में जाएगा। अगर बीच में गैप है तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं कर सकता। ऐसे ही ये पहला न्यूरॉन है, ये लेट से दूसरा न्यूरॉन है, इनके बीच में गैप है, तो हमें केमिकल्स रिलीज करने होंगे। तो ये जो पहला न्यूरॉन है इसकी नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। ये जो दोनों न्यूरॉन के बीच का गैप है ना, इसे साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स का मतलब ही होता है गैप। तो इन दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप है, इसे साइनेप्स कहा। इस न्यूरॉन की नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स निकलेंगे और वो सिग्नल भेजेंगे अगले न्यूरॉन तक, क्योंकि दोनों तार कनेक्टेड नहीं है, इलेक्ट्रिकल करंट तो जा नहीं सकता, तो कुछ केमिकल्स भेजने पड़ेंगे। इन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरो यानी न्यूरल सिग्नल, ट्रांसमीटर यानी ट्रांसमिट करने वाले केमिकल्स। ऐसे केमिकल्स जो आपके सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेज दे, इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और सबसे कॉमन टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर जो आपकी बॉडी में देखने को मिलता है आपको, वो है एसिटाइल कोलिन, ACETYL, एसिटाइल कोलिन, CHOLINE। एसिटाइल कोलिन जो है सबसे कॉमन टाइप ऑफ केमिकल है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपका लेकर जा रहा होता है सिग्नल को, या एक न्यूरॉन से अगली मसल तक पहुंचा रहा होता है सिग्नल को। ऐसा ही सेम गैप आपको देखने को मिलता है नर्व और मसल के बीच में भी, इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। कोई नर्व जो है मसल को सिग्नल भेज रही है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। समझ लीजिए मुझे पेन चुभ रहा है, मैं अपने हाथ को अब पीछे लूंगा जिससे कि ये पेन मुझे अब ना
चुभे, मैं अपने हाथ को पेन से दूर करूंगा। अब मुझे मस्कुलर मूवमेंट दिखानी है, मुझे अपने हाथ की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो सिग्नल जो है मसल के पास गया है। तो आखिरी जो न्यूरॉन होगा जो मसल को सिग्नल भेजेगा, इस न्यूरॉन और मसल के बीच में भी क्या होगा, गैप होगा। इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। यहां पर भी कुछ केमिकल्स होंगे जो मसल को जाकर बोलेंगे कि भैया न्यूरॉन साहब ने ये पर्टिकुलर सिग्नल भेजा है, न्यूरॉन साहब ने ये बात कही है। यस, जैसे हिंदी में पढ़ते हो, कवि ये कहना चाहते हैं। तो यहां पर मेरे भाई ये कवि क्या कहना चाहता है, ये केमिकल्स के थ्रू हमें पता लगेगा। अगले न्यूरॉन को पता लगेगा कि केमिकल्स कैसे आए हैं, किस प्रकार के केमिकल्स आए हैं, क्या कहना चाहता है ये न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को, या क्या कहना चाहता है ये न्यूरॉन अगली मसल को या अगले ग्लैंड को। ये काम आपको देखना होता है। यस, तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्मेट में एक न्यूरॉन में सिग्नल बहता है और एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप है या न्यूरॉन और मसल के बीच में जो गैप है वहां केमिकल के फॉर्मेट में सिग्नल जाता है। तो न्यूरॉन की बॉडी में इलेक्ट्रिकल सिग्नल बहा, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में केमिकल सिग्नल बहा। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स और केमिकल इंपल्स दोनों होते हैं आपके यहां पर। लेकिन कोई पूछे कि न्यूरॉन के अंदर कैसे जा रहा है सिग्नल, तार है तो उसमें बिजली बहेगी, दो तारों के बीच में जो गैप है उसमें केमिकल्स बहेंगे जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो आपकी बॉडी में गस्टेटरी रिसेप्टर भी होते हैं जो कि टेस्ट को क्या करते हैं, सेंस करते हैं। आपको जो चीजें टेस्ट आ रहा होता है चीजों का, दैट इज बिकॉज ऑफ योर टेस्ट बर्ड्स, वहां पर आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो आपको स्मेल में हेल्प करते हैं, यानी किसी चीज की आपको अगर खुशबू आ रही है तो आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हेल्प कर रहे होते हैं। विजुअल रिसेप्टर्स जो है चीजें देखने में हेल्प करते हैं आपको, है ना। ऑडिटरी रिसेप्टर्स आपको सुनने में हेल्प करते हैं। इसी प्रकार के कई सारे रिसेप्टर्स आपके यहाँ बॉडी में पाए जाते हैं। तो अगर आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देखें कि चीजें कहां से कहां बही, तो आपको एक क्लियर अकाउंट मिल जाता है कि किस प्रकार से सिग्नल आपके मूव करते हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू द नेक्स्ट डायरेक्शन। समझ लीजिए यहां पर सिग्नल आया तो सिग्नल लेगा कौन, इस पूरे के पूरे न्यूरॉन में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो सिग्नल को रिसीव कर सकता है, वो है आपका डेंड्राइट की टिप्स। यानी डेंड्राइट जो है ये क्या कर लेगा, सिग्नल ले लेगा। डेंड्राइट जो है सिग्नल ले लेगा। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन या सिग्नल रिसीव किया किन्होंने, टिप ऑफ डेंड्राइट्स ने, यानी डेंड्राइट ने सिग्नल ले लिया। फिर डेंड्राइट ने सिग्नल लेके कहां भेज दिया भैया, इस साइटोन पे भेज दिया, इस सेल बॉडी पे भेज दिया। यस, तो डेंड्राइट ने सिग्नल लेके सेल बॉडी या साइटोन पे भेज दिया। साइटोन से सिग्नल कहां चला गया, एक्सॉन पे चला गया, एक्सॉन में चला गया। एक्सॉन के बाद ये आपका नर्व एंडिंग पे चला गया, यानी एक्सॉन के टिप्स पे चला गया, बिल्कुल चला गया, नर्व एंडिंग पे चला गया। अब यहां पर ये जो एंडिंग है इससे आपको सिग्नल किसी दूसरी मसल या किसी दूसरे न्यूरॉन पे भेजना है, तो बीच में गैप है, सिनेप्स है, तो यहां पर आपका क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होंगे और वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल लेकर जा रहे होंगे, कुछ केमिकल सिग्नल लेकर के जा रहे होंगे। तो इसके बाद क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये साइनेप्स को क्रॉस करेंगे और आपका नया सिग्नल केमिकल की फॉर्मेट में मिल जाएगा, किसको, अगले न्यूरॉन को या अगले ग्लैंड को या अगली मसल को। यानी यहां पर हमें कैसा भी सिग्नल मिला है, हमें टच का सिग्नल मिला है या हमें कोई केमिकल सिग्नल मिला है, यहां पे हमें पहला सिग्नल मिल गया। अब एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिग्नल फ्लो कर रहा है वो कैसा सिग्नल है, केमिकल सिग्नल है। केमिकल्स के फॉर्मेट में वो क्या कर रहा है, सिग्नल मूव कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की फॉर्मेट में मूव कर रहा है। यानी सिग्नल सबसे पहले आपका डिटेक्ट किया यहां पर डेंड्राइट ने, डी फॉर डेंड्राइट, डी फॉर डिटेक्ट करता है सिग्नल, फिर पहुंचा देता है साइटोन तक, फिर पहुंचा देता है एक्सॉन तक, फिर पहुंचा देता है आपका नर्व एंडिंग तक, फिर पहुंचा देता है आपका सिनेप्स में केमिकल बनाकर यानी न्यूरोट्रांसमीटर बनाकर, और फिर अगले ग्लैंड तक या फिर अगले आपके न्यूरॉन तक सिग्नल्स को ये क्या कर देता है, पहुंचा देता है। ये पूरा फ्लो आपने देखा, दिस इज योर इनिशियल पार्ट, करेक्ट। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स बहुत प्यारा शब्द है और ऐसा शब्द है जो कि जनरली आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हैं तो आपने बैडमिंटन की काफी प्रैक्टिस की। आप इनिशियली जब खेलते थे तो आपको कॉक को देखना होता था कि कहां पर कॉक आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं होता कि ये शॉट कैसे लग गया और खुद के ही मुंह से निकल जाता है, ओ भाई ये कैसे मार दिया यार, मेरा रिफ्लेक्स कितना सॉलिड है। खेलते खेलते मुझे इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि शटल इस साइड आ रही है, इस साइड, मेरा हाथ खुद ब खुद मूव करके उस शॉट को उठा ले गया, सामने वाले के स्मैश को उठा ले गया, एंड दैट बिकम्स द ब्यूटी ऑफ दिस गेम। जब आप किसी चीज में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कभी साइकिल चलाई है, कभी बाइक चलाई है, गाड़ी और बाइक तो चलो आपने नहीं चलाई होगी, लेकिन साइकिल से भी आप रिलेट कर लेते हैं कि कई बार अचानक से आपके सामने कुछ आ जाए ना तो आप ब्रेक लगा लेते हो,
या फिर बच जाते हो कुछ भी करके उस चीज से, दैट इज बिकॉज ऑफ योर रिफ्लेक्सेस, क्योंकि आपने मास्टर कर लिया है साइकिल चलाने की आर्ट को। ये आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे साइकिल चलाते हैं, उन्हीं को वो मास्टरी आती है, आपके रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। जैसे मैं गाड़ी चलाता हूं, कई बार अचानक से कुछ हो गया ना, और बचने के बाद ऐसा लगता है कि यार ये मैंने कैसे किया, इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं था रिएक्ट करने का, बट माई बॉडी डिड दैट ऑन इट्स ओन। दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्स। आपको सोचने का जब वक्त ना मिले, लेकिन तब भी आप अपने आप को बचा डालो, ऐसे पर्टिकुलर एक्शंस को आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और ऐसा जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, इसमें आपका दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज ब्रेन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। दिमाग, आपका मस्तिष्क, आपकी जो यहां पर बुद्धि है, ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहां डिसीजन लेने में टाइम लगता है। अगर मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते अपने हाथ को ऐसे हिला रहा हूं, यानी दिमाग से सिग्नल आ रहा है, मैं कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, कैसे अपनी आवाज की इंटेंसिटी चेंज कर रहा हूं, कैसे अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूं, ओवरऑल ये सारा मेरे दिमाग के कारण हो रहा है। एंड आपको लग रहा होगा सर आप तो साथ साथ ये चीज कर पा रहे हो, देयर इज नो लैग, आप जो सोच रहे हो वो आप कर रहे हो, एकदम सही बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नैनो सेकेंड्स का टाइम होता है, माइक्रो सेकेंड्स का टाइम होता है, एक सेकेंड भी बहुत ज्यादा वक्त होता है। कई बार देखा जाए तो जब हम घर पे बैठे होते हैं, खटिया पे लेटे होते हैं, तो आप घंटों भी बिता सकते हो, उस टाइम आपके लिए घंटों भी कुछ नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक सेकंड भी हमें बहुत भारी लगता है। जब आप इंटेंस पेन में होते हो, उस टाइम पर एक एक सेकंड कटना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हम उसी स्थिति की, उसी कंडीशन की बात कर रहे हैं। अब आपके पास वक्त नहीं है, आप अपनी ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, अब आपको शॉर्टकट मारना पड़ेगा। इस शॉर्टकट को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। एक ऐसी आर्क, एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता जो बना है रिफ्लेक्स एक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे होते हैं। तो सडन रिएक्शन, ऐसा एक्शन जो हम ले ऐसा रिएक्शन जो हमारी बॉडी दे रही है इन रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस विदाउट थिंकिंग। हम ज्यादा सोच नहीं रहे हैं, दिमाग को हमने इस काम में इन्वॉल्व नहीं किया है, हम बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं कर रहे हैं, दिमाग तक हमने बात पहुंचाई नहीं, रास्ते से ही शॉर्टकट मार दिया। वो शॉर्टकट क्या है ये मैं आपको समझाता हूं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है? रिफ्लेक्स आर्क जो है ऐसा पाथ है, ऐसा रास्ता है जो कि आपका फॉलो किया जाता है जब रिफ्लेक्स एक्शन हमें लेना होता है। इसमें दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता मेरे भाई। तो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये विद टाइम इवॉल्व हुआ है एज एन एफिशिएंट वे टू फंक्शन इन एब्सेंस ऑफ ट्रू थॉट प्रोसेस, दैट इज लेस टाइम यहां पर लगेगा। यानी कई ऐसे कंडीशंस हैं जहां पर आपको थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व नहीं करना होता। आपको लगता है कि अगर मैंने दिमाग पे सिग्नल भेज दिया ना तो 1-2 सेकंड लग जाएंगी और वो बहुत देर हो चुकी होगी उस टाइम तक। तो मुझे शॉर्टकट मारना है, तो मुझे एक रिफ्लेक्स आर्क जो है बनानी होगी जिससे कम टाइम लगे, मैं जल्दी रिएक्ट कर पाऊं और अपनी बॉडी की रक्षा कर पाऊं, अपनी बॉडी को बचा पाऊं। करेक्ट। तो यहां पर देखिए रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनती है। समझ लीजिए एक रिसेप्टर है ना, समझ लीजिए गरम सरिया है, या पेन नहीं है, नॉर्मल पेन नहीं है, ये गरम सरिया है और ये गरम सरिया मेरे हाथ पे कोई रख रहा है। अगर ये गरम सरिया मेरे हाथ पे जरा सी देर भी टिक गया तो ब्लिस्टर बन जाएगा, छाला बन जाएगा। और मेरे भाई अगर बहुत देर तक ये सरिया मेरे हाथ पे रखा रहा तो मेरी उंगली के आर पार हो जाएगा, मेरी स्किन, यहाँ की मसल, यहाँ की हड्डी, सबको भेद करके ये जो सरिया है आर पार निकल जाएगा और बहुत ज्यादा डैमेज मेरी बॉडी को हो जाएगा। कई बार आपने देखा होगा किसी गर्म चीज को छूते ही, आपको पता नहीं है कोई चीज गर्म है, आपने छू दिया, अचानक से गर्म पतीले को छू दिया, है ना, अचानक से आपका हाथ पीछे आ गया, बहुत जल्दी, नैनो सेकंड्स का टाइम लगता है इतना रिएक्शन देने में, बहुत कम सेकंड्स का टाइम लगता है। यस, तो अल्टीमेटली यहां पर आपने क्या किया, सबसे पहले तो किसी भी चीज को रिसीव किया, है ना, किसी भी चीज को रिसीव किया। यहां पर गर्म सरिया है, मेरे को पता लग गया कि हाँ भाई रिसेप्टर से कि कोई चीज मुझे बहुत गर्म लग रही है, इट इज इंटेंसली हॉट, नॉर्मल हॉट नहीं है ये। यस, उसके बाद जो सेंसरी न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन इसने सेंस कर लिया है खतरे को। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है सिग्नल लेकर के आ रहा है कहां पर, स्पाइनल कॉर्ड के पास। यानी अगर आप देखें तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ये दो चीजों का मिलकर बना होता है, आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन को कौन कवर करता है, यहां पर गोटिया भाई की मदद लेकर के चीजें समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो, ये गोटिया भाई है, गोटिया भाई के सेंटर पे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, जैसे कि डंडा पास हो रहा है ना गोटिया भाई की बॉडी से, ये जो डंडा है एकदम बीचों बीच से पास हो रहा है। अगर मैं गोटिया भाई की बॉडी पे बीचों बीच एक लाइन बना दूं, यहां पर जो आपके इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम से संबंधित सेल पाए जाएंगे उन्हें मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहूंगा।
यस, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मेरी बॉडी के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करिए तो यहां आ जाएगा मेरा दिमाग, और दिमाग से निकली हुई होती है एक पूंछ, एक चोटी, जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो दिमाग को कवर कौन करता है? ये क्रेनियम, यानी कि ये ब्रेन बॉक्स। हड्डी रहेगी तो आपका दिमाग जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आपका दिमाग जो है बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन है, और आपका दिमाग ही है आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। मेन जो कंट्रोल सिस्टम है वो तो आपका ब्रेन ही है। अगर ब्रेन को जरा सी भी प्रॉब्लम हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्रेन अपने सेल्स को रीजनरेट नहीं कर सकता। एक बार आपके जो सेल्स बन गए मैच्योरिटी पे, उतने ही सेल्स रहेंगे आपके ब्रेन में, फिर दिक्कत हो जाएगी अगर कोई भी सेल लॉस होता है या डैमेज होता है तो। इसीलिए दिमाग की प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो ये ब्रेन बॉक्स है। यस, अंदर खोपड़ी खाली है गोटिया भाई की, आपकी तरह एकदम खाली है भाई, कोई दिमाग यहां पर नहीं है। यस, तो ये जो आपका ब्रेन बॉक्स है, ये ब्रेन बॉक्स है, इसको मैं दोबारा लगा देता हूं, है ना। कभी बाजार से खरीद के गोटिया भाई का दिमाग भी अंदर डाल देंगे हम लोग। तो यहां है ब्रेन, और ब्रेन से एक चोटी निकल रही है, जिसको कवर कौन करता है? जिसको कवर करता है स्पाइनल कॉर्ड, यानी ये जो रीढ़ की हड्डी है ना। एक्चुअल में इट इज अ प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। इस रीढ़ की हड्डी के बीच में एक पतली सी जगह है, उस जगह से निकल रही होती है आपकी कौन? स्पाइनल कॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, अगर गोटिया भाई के हाथ पे कोई हार्म कर रहा है, मैं गरम सरिया अगर गोटिया भाई के हाथ पे लगा दूं, तो यहां पर गोटिया भाई पे इतना टाइम नहीं है कि वो सेंसरी सिग्नल ब्रेन पे भेजे और फिर वहां से मोटर सिग्नल आए कि गोटिया भाई अपना हाथ पीछे कर लीजिए। इतना टाइम नहीं है। गोटिया भाई क्या करेंगे, अपना हाथ है, यहां से सिग्नल ले जा करके सीधा स्पाइनल कॉर्ड के पास भेज देंगे, और स्पाइनल कॉर्ड जल्दी जो है सिग्नल क्या कर देगी? वापस कर देगी। सर ये तो लगभग बराबर सी दूरी लग रही है, यहां से सिग्नल गया ब्रेन के पास, यहां से गया स्पाइनल कॉर्ड के पास, बराबर सी तो दूरी है। तो हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि रिफ्लेक्स आर्क जब बनेगी तो स्पाइनल कॉर्ड पे जाएंगे, हम लोग ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे? मेरे भाई दूरी तो आप कह सकते हो कि लगभग बराबर है, स्पाइनल कॉर्ड थोड़ी पास ही पड़ रही है, दूरी में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन द मेन डिफरेंस इज इन थॉट प्रोसेस। दिमाग में कोई चीज अगर चली गई तो उसको सोचने में, समझने में दिमाग जो है अपना वक्त लेगा, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में अपना टाइम लेगा। स्पाइनल कॉर्ड ऐसा नहीं करता, स्पाइनल कॉर्ड झटपट रिएक्ट कर देता है। यस, तो मेन टाइम हमारा बचता है उस थॉट प्रोसेस को काटने में। हम लोग थॉट प्रोसेस के टाइम को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, वही हमको कम करना है। यस, तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, ये आपका कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने उंगली रख दी, उंगली रख दी, तो यहां से सेंसरी न्यूरॉन जो है ये आपका सिग्नल लेकर के चला गया है कहां पर? स्पाइनल कॉर्ड में। और यहां पर बीच में इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन मतलब बीच का न्यूरॉन, इसे रिले न्यूरॉन भी कहा जाता है। आपने रिले रेस देखी होगी स्कूल में, स्पोर्ट्स इवेंट पे रिले रेस होती है, एक आदमी भागता है, फटाफट दूसरे वाले को रिले पकड़ा देता है ना। एक छोटा सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे रिले कहते हैं कि भैया अब आप लेके दौड़ो। फिर दूसरा वाला जो है तीसरे वाले को रिले पकड़ा देता है, फिर वो भागता है 100 मीटर, फिर तीसरा वाला चौथे वाले को पकड़ा देता है, वो भागता है 100 मीटर। ऐसे 400 मीटर की रेस होती है, 4 लोग भागते हैं, एक दूसरे को रिले पास ऑन करते रहते हैं। सिमिलरली यहां पर ये जो रिले है, इस रिले न्यूरॉन ने क्या किया? सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लिया, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल दिया, तो ये बीच में पाया जा रहा है, ये सिग्नल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे एक रेसर दूसरे को रिले जो है ट्रांसफर करता है, ऐसे ही ये जो आपका न्यूरॉन है ये सेंसरी से सिग्नल लेकर मोटर के पास भेज रहा है, इसीलिए इसे रिले कहा या इंटर न्यूरॉन कहा। इंटर माने बीच में, जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना स्कूल में, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कई स्कूल्स के बीच में, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन कई स्टेट्स के बीच में लीग चल रही है। सिमिलरली इट इज इंटर न्यूरॉन, यानी दो न्यूरॉन्स के बीच में। यस, तो यहां पे सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आया, इंटर न्यूरॉन ने सिग्नल मोटर न्यूरॉन पे भेज दिया, शॉर्टकट काट दिया आपने, एंड अल्टीमेटली ये जो मोटर न्यूरॉन है ये मसल के पास जाएगा और कहेगा मेरे भाई अपना हाथ पीछे खींच लो, ये जो ऑब्जेक्ट है गर्म है। यहां कोई थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हुआ, रास्ता भी आपका कंपैरेटिवली छोटा था, तो टाइम बचा। एक छोटी सी रिफ्लेक्स आर्क यहां पर आपकी क्या हो चुकी है? डेवलप हो चुकी है। यस, तो सबसे पहले सिग्नल रिसीव किया, सेंसरी न्यूरॉन ये सिग्नल लेकर के इंटर न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन पे गया, या आप कह सकते हो स्पाइनल कॉर्ड रीजन में गया। ब्रेन जो है यहां पर इन्वॉल्व नहीं हुई, तो आपका इंटर न्यूरॉन ने सिग्नल भेज दिया मोटर न्यूरॉन के पास, और मोटर न्यूरॉन ने सिग्नल भेज दिया मसल के पास। और मसल में कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। मेरा डोला देखो मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, मछली बनती है यहां पर। यस, कॉन्ट्रैक्ट होता है और बड़ा भी हो जाता है, यानी दोबारा से रिलैक्स हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे छोटा भी हो जाता है। तो मसल के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स है, एक्टिन और मायोसिन, ACTIN एक्टिन, MYOSIN मायोसिन। ऐसे कई सारे कॉन्ट्रैक्टेबल प्रोटीन्स हैं जो कि मसल को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, छोटा बड़ा होने पे मजबूर करते हैं, तभी आपकी मसल अच्छे तरीके से एक्ट कर पाती है। राइट,
तो कई रिफ्लेक्स एक्शंस यहां पर आपने देखे जो ऑटोमेटिक हो जाते हैं, थॉट प्रोसेस की जरूरत नहीं है। जैसे फूड जो है, इसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। गोलगप्पे खाने गए, सर जी मुंह में पानी आ गया, है ना, कई दिनों बाद गए, स्मेल से ही मुंह में पानी आ गया। यस, दैट इज सलाइवेशन। आई ब्लिंक किया कॉर्निया को टच करते ही, यानी कई बार ऐसा होता है कि बॉल जो है, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, उड़ के आपकी आंख के पास आई, अब आपकी आंख खुली थी, आप किसी से बात कर रहे थे, लेकिन बॉल जैसे ही आपकी आंख के पास आई, आपकी आंख बंद हो गई, आपको उतना डैमेज नहीं होता, है ना। खुली आंख पे बॉल नहीं लगती, आपकी आंख बहुत जल्दी रिफ्लेक्स दिखा देती है, अपने आप को बंद कर लेती है अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लोज आ जाता है तो। अभी करके देखिएगा। यस, मतलब ऐसे बॉल मत खा के आ जाना भाई, मुंह मत फुड़वा लेना, करके देखिएगा। मतलब आप अपनी आंख को जब टच करने की कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली आंख जो है आपकी बंद होनी स्टार्ट हो जाएगी। यस, तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने का मैकेनिज्म है। सिमिलरली आपने किसी बहुत हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट को छुआ तो भी आप अपने हाथ को वापस ले लोगे। आपने बहुत प्रैक्टिस करी बैडमिंटन खेलने की, अचानक से आपका रिफ्लेक्स जो है डेवलप हो जाएगा, यानी आप बिना सोचे समझे भी बढ़िया तरीके से एक्शंस कर पा रहे होंगे, बढ़िया तरीके से डिसीजंस ले पा रहे होंगे। दैट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन। शॉर्टकट मेथड है, दिमाग को इन्वॉल्व नहीं करना, ज्यादा नहीं सोचना, एक शॉर्टकट मारिए, थॉट प्रोसेस को एलिमिनेट कर दीजिए, और मेरे भाई स्पाइनल कॉर्ड जो है यही यहां पर आपका सारा काम कर देगी। अब जैसा मैंने आपको बताया, ह्यूमन ब्रेन की या ह्यूमन नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो यहां पर ब्रेन जो है ये हमारा मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। हमारे सारे के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है। यस, तो ब्रेन जो है ये हमारे कंप्यूटर का सीपीयू है। जैसे कि हमारी विंडोज और बाकी सारे सॉफ्टवेयर्स सीपीयू में है, दिखता हमें सब कुछ मॉनिटर में है, लेकिन काम सारा सीपीयू कर रहा होता है। सिमिलरली काम हमारी बॉडी कर रही है ना। हमें लग रहा है कि हाथ हिल रहा है, किसकी वजह से हिल रहा है? सीपीयू है, यहां पर ब्रेन है। ये जब तक सिग्नल नहीं देगा मेरा हाथ नहीं हिल सकता, ये जब तक सिग्नल नहीं देगा मेरा हाथ नहीं हिल सकता, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, मैं अपना जबड़ा नहीं हिला सकता, मैं अपनी आईज ब्लिंक नहीं कर सकता। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं सोच के कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं। यस, दैट आर बीन प्रोसेस्ड बाय माय ब्रेन, दिस इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो आपकी बॉडी में फैला हुआ होता है। कैसे? यहां पर है सबसे पहले आपका सीएनएस। सीएनएस माने सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ब्रेन के सेंटर पे बीचों बीच एक लाइन खींच डाली मैंने, तो टांगे तो दोनों इस साइड हो गई, हाथ दोनों इस साइड हो गए, सेंटर पे यहां से लेकर के यहां तक का जो पार्ट है इसमें आपको ब्रेन देखने को मिली, और ब्रेन से चोटी सी निकल रही है, इसको हमने क्या कहा? स्पाइनल कॉर्ड कहा। करेक्ट, ये है आपका ब्रेन, इस जगह पर पाई जाती है ब्रेन। और ब्रेन को कवर कर रखा है किसने? आपके बहुत ही टफ खोपड़े ने, यानी कि आपके क्रेनियम ने, यानी ब्रेन बॉक्स ने। और इस ब्रेन बॉक्स के नीचे भी काफी सारे और लेयर्स होते हैं, एडिशनल लेयर्स, जो कि ब्रेन को और प्रोटेक्ट करते हैं। और फ्लूइड भी भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो यानी सेरिब्रल, ब्रेन को कवर करने वाला, सेरिब्रम को कवर करने वाला, स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड को कवर करने वाला। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जिससे कि आपको अचानक से झटका ना लग जाए, इसीलिए फ्लूइड भी पाया जाता है जो आपकी ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। उसके ऊपर हड्डी भी है और कई सारी पतली पतली मेम्ब्रेन्स भी हैं। यस, तो ब्रेन है आपका मेन सीएनएस का पार्ट, और इससे चोटी निकलती है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड आपकी रीढ़ की हड्डी के बीच में से जा रही होती है, यानी इसको कवर करने के लिए हमारा पूरा वर्टिब्रल कॉलम है। यस, हमारी पूरी की पूरी रीढ़ है। तो स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है वर्टिब्रल कॉलम, और ब्रेन को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है कौन? क्रेनियम। यह है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कई सारी नर्व्स निकलती हैं, ये तो हमारा सेंट्रल पार्ट है। कोई सिग्नल ब्रेन में आएगा तो ब्रेन में सिग्नल लाने के लिए भी नर्व्स चाहिए, और कोई सिग्नल ब्रेन से जाएगा तो सिग्नल को दूर भेजने के लिए भी नर्व्स चाहिए। तो कई ऐसी नर्व्स हैं जो ब्रेन में आती हैं और ब्रेन से जाती हैं, इन्हें क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, क्योंकि ब्रेन को कौन कवर कर रहा है? क्रेनियम। तो क्रेनियम से एसोसिएटेड, ब्रेन से एसोसिएटेड एक शब्द है, इसे क्रेनियल कहते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स जो है यहां पर ब्रेन के साथ जो एसोसिएटेड है, यहां से निकल रही है, इन्हें क्या कहा? क्रेनियल नर्व्स। और स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो एसोसिएटेड है, यहां पर ब्राउन ब्राउन कलर की दिख रही है, ये क्या है? स्पाइनल नर्व्स। ये क्या है? स्पाइनल नर्व्स। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड जितनी भी पेरिफेरल नर्व्स है, पेरिफेरल मतलब पेरीफेरी पे, यानी चारों ओर, इससे कनेक्टेड, ब्रेन से कनेक्टेड जितने भी नर्व्स हैं, दे आर सेरिब्रल नर्व्स, है ना। और आपकी, या फिर आप कह सकते हो क्रेनियल नर्व्स, और आप यहां पर स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड जितनी भी है उन्हें स्पाइनल नर्व्स कह सकते हो। यस, तो कितनी होती है ये भाई? क्रेनियल नर्व्स जो है ये आपकी 12 पेयर्स, यानी टोटल 24, और स्पाइनल नर्व्स जो है हमारी बॉडी में है 31 पेयर, यानी टोटल हो जाएंगी 62। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो इन्हें पीएनएस कहा जाता है, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वहां से जितने भी नर्व्स एसोसिएटेड है ना,
आपके क्रेनियल पार्ट से और स्पाइनल पार्ट से। इन्हें क्रेनियल नर्व्स या स्पाइनल नर्व्स कहा, जो आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल लेके आएंगी और वहां से सिग्नल लेके जाएंगी, आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये फैली हुई होती है। इन्हें आप क्या कहते हो? नर्व्स कहते हो। करेक्ट। तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मेन पार्ट जो हमको पढ़ना है दैट इज आवर ब्रेन। तो जो ब्रेन है, ये जो मस्तिष्क है, ये 3 भागों में तोड़ा जा सकता है। पहला जो भाग है मेरे भाई, ये कहलाता है आपका फोर ब्रेन। ये जो ब्रेन में आपको इस प्रकार की घुमावदार प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं, ये आपकी फोर ब्रेन की प्रोजेक्शंस है। देखो ऐसा ऐसा सा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है ना। आपने कभी अखरोट देखा है तो अखरोट के सरफेस पे भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, घुमावदार सा। इन्हें कॉन्वोल्यूशंस कहा जाता है। तो ये कन्वोल्यूशंस जो है मेरे भाई, ये आपको ब्रेन के किस पार्ट पे दिखाई देते हैं? ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट पे दिखाई देते हैं। ब्रेन के सबसे बड़े पार्ट को हम लोग फोर ब्रेन कहते हैं। और इसमें भी ये वाला जो पार्ट है जिसमें घुमावदार आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे सेरिब्रम कहा गया। ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट माना जाता है। यस, तो ब्रेन को 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। सबसे पहले फोर ब्रेन, सबसे पहले जो पाया जा रहा है ये है आपका फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के बाद बीच में मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद मेरे भाई हाइंड ब्रेन, सबसे एंड में जो पाया जा रहा है हाइंड ब्रेन। और ये हाइंड ब्रेन फिर कनेक्ट हो जाएगा, एक छोटी सी यहां से निकलेगी जिसको हम क्या कह देंगे? स्पाइनल कॉर्ड कह देंगे। यस, तो फोर ब्रेन, हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन, यहां पर 3 पार्ट होते हैं। करेक्ट। तो फोर ब्रेन जो है इसके अलग अलग पार्ट्स और हैं। फोर ब्रेन जो है इसमें 3 मेजर पार्ट है। पहला सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। फिर है आपका थैलेमस, थाला फॉर अ रीजन हो जाएगा यहां पर, और हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब नीचे, हमेशा याद रखिएगा बायोलॉजी में, हाइपो मतलब नीचे या हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा, एपी मतलब ज्यादा या ऊपर। राइट। जैसे आप एपीथैलेमस पढ़ेंगे तो एपीथैलेमस जो है थैलेमस के ऊपर होता होगा, इसीलिए उसका नाम है एपीथैलेमस। एपी मतलब ऊपर। आप लेयर पढ़ते हैं, एपिडर्मिस, एपी मतलब ऊपर, डर्मा मतलब लेयर। तो कोई भी चीज अगर ऊपर पाई जा रही है, बाहर की साइड पाई जा रही है, उसमें एपी शब्द लगेगा, और कोई भी चीज नीचे पाई जा रही है उसमें हाइपो शब्द लगेगा। तो यहां पर जो ब्रेन है मेरे भाई, यहां पे थैलेमस रीजन जो है ना, इसके नीचे पाया जाएगा आपको क्या? हाइपोथैलेमस रीजन पाया जाएगा। हाइपो माने नीचे। तो 3 पार्ट है फोर ब्रेन के, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, है ना। काम क्या है इनका? आराम से सुनिए। सेरिब्रम जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स थिंकिंग का पार्ट करता है, यानी आपकी मेमोरी जो डेवलप हो रही है, डिसीजन मेकिंग जो है, मेनली ये सारा काम कौन करता है? आपका फोर ब्रेन करता है। तो मेन थिंकिंग का जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन कर रहा होता है ना। आप कैसे सुन पा रहे हैं, कैसे चीजों को स्मेल कर पा रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, ये सारा काम कौन कर रहा है? फोर ब्रेन कर रहा है। कैसे आप वॉलेंट्री मूवमेंट कर पा रहे हैं? वॉलेंट्री मतलब मन चाहे मूवमेंट्स। मैं अपने हाथ को ऐसे हिलाना चाहता हूं, मैं ऐसे हिला रहा हूं। मैं अपने हाथ को ऐसे हिलाना चाहता हूं, ऐसे हिला रहा हूं। मैं अपनी उंगलियों को ऐसे मूव करना चाहता हूं, ऐसे कर पा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं और कर पा रहा हूं, दैट इज वॉलेंट्री मूवमेंट। मैं अपनी उंगली को ऐसे हिलाना चाहता हूं, वॉलेंट्री मूवमेंट है अगर मैं हिला पा रहा हूं तो। मैं चाहता हूं मेरी ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मेरी एक नस जो है, नसों में भी मसल्स होती हैं, बहुत पतली पतली लेयर्स होती हैं, मैं चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा? नहीं। कितना भी जोर लगाऊं मैं अपनी ब्लड वेसल की मसल को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, दैट इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट। मैं चाहता हूं मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अभी, या मैं लेट्स से कह रहा हूं मेरा गॉल ब्लैडर अभी कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, मेरी मर्जी से नहीं करेगा भाई। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं खुद कंट्रोल नहीं कर सकता, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग टू बी इनवॉलेंट्री इन नेचर। तो वॉलेंट्री जो एक्शंस हैं, हमारी मर्जी से होने वाले जो एक्शंस हैं, है ना, इंटेंशनल जो एक्शंस हैं, वो यूजुअली फोर ब्रेन आपका कर रहा होता है, और इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कर रहा होता है। करेक्ट। तो वॉलेंट्री मूवमेंट कहां होंगे? फोर ब्रेन में। देखने का, स्मेल करने का और सुनने का जो काम है ये क्या होगा? आपका फोर ब्रेन में, यानी सेंस की जो चीजें हैं वो आपकी फोर ब्रेन में हो रही हैं अच्छी खासी, और मेन थिंकिंग पार्ट जो है आपका यही है फोर ब्रेन। करेक्ट। इसका मेन जो पार्ट है जहां कन्वोल्यूशंस देखने को मिलती हैं, दिस इज बेसिकली सेरिब्रम। ये जो बड़ा पार्ट दिख रहा है दिस इज सेरिब्रम। यहां होता है आपका थैलेमस, इसके नीचे आपको देखने को मिल जाएगा हाइपोथैलेमस। तो ये जो थैलेमस है ना, यहां पर क्या आता है? एम और एस शब्द आ रहा है, तो आप ट्रिक लिख सकते हैं। एम और एस मतलब यहां पर मोटर और सेंसरी सिग्नल जो है वो आ सकते हैं। यानी सेरिब्रम में अगर कोई सेंसरी सिग्नल आ रहा है तो वो भी आपका इस थैलेमस से होकर सेरिब्रम में जाएगा, और सेरिब्रम से कोई मोटर सिग्नल अगर आगे जा रहा है, वापस जा रहा है, तो वो भी थैलेमस से होकर जाएगा। तो थैलेमस में एम और एस आ रहा है, यानी मोटर और सेंसरी सिग्नल यहां से पास करते हैं इस छोटे से इलाके से। और नीचे आ रहा है हाइपोथैलेमस, यहां आपका एच टी का साउंड आ रहा है। एच टी यानी आप सिंपल सी एक बात याद कर लिए, एच टी से हीट। एच टी हीट। हीट माने
हीट माने गर्म, यानी आपकी बॉडी में टेम्परेचर जो है उसको कौन सेंस करेगा, उसको कौन रेगुलेट करेगा, हाइपोथैलेमस। और हीट में एक और शब्द आता है, एच हटा दो, ईट, यानी आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, भूख मर गई, प्यास मर गई, ये कौन डिसाइड करता है, हाइपोथैलेमस। यानी तीनों के अगर मैं फंक्शन बताऊं, ब्रेन को 3 हिस्सों में तोड़ा, फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन जो कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ा होगा, हाइंड ब्रेन के बाद स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाएगी। फोर ब्रेन जो है इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो आपको दिखाई देता है दैट इज बेसिकली सेरिब्रम, जो कि कॉम्प्लेक्स थिंकिंग पार्ट है, सोचने समझने का काम जो है वो इसी का है ना। उसके बाद आता है आपका थैलेमस, एंड में आ रहा है एमओएस, है ना। तो एमओएस मतलब मोटर सेंसरी सिग्नल जो है यहां से पास ऑन हो सकते हैं, सेंसरी सिग्नल आपका सेरिब्रम तक जा सकता है, मोटर सिग्नल सेरिब्रम के बाद पहले थैलेमस में आता है, फिर जो है आपका और अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रहा होता है। एंड नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एच और टी का साउंड आ रहा है, यानी हीट। हीट का मतलब टेम्परेचर से तो डायरेक्ट है ही, लेकिन एंड के 3 अल्फाबेट कहते हैं ईट, यानी ईटिंग और ड्रिंकिंग को भी कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। मिड ब्रेन जो है ये हाइंड ब्रेन के साथ मिलकर इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स को आपका क्या कर रहा होता है, अंजाम दे रहा होता है। ऐसी मूवमेंट जो हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते उनको कौन कराता है, आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कराता है। एज वेल एज मेरे दोस्त आपका जो हाइंड ब्रेन है इसमें भी 3 पार्ट है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो आगे चल के इंजीनियर बनेंगे, 10वीं के एग्जाम्स के बाद इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, पीसीएम ये अपना सब्जेक्ट लेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो यहाँ 3 पार्ट है मेरे भाई। पी का मतलब है पोन्स, पोन्स का पाउडर लगाओ मस्त सो जाओ मेरे भाई, ये आपकी स्लीप को रेगुलेट करता है। यस, सेरिबेलम नाम में आ रहा है, बेल, सेरिबेल, बेल माने बैलेंस। तो आपकी बॉडी का जो बैलेंस है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कोई आपको बोले कि एक सीधी लाइन पे चल के दिखाओ, है ना, तो वो आप किस वजह से कर पा रहे हो, आप खड़े किस वजह से हो, आपका पोस्चर किस वजह से मेंटेन्ड है। आपकी बॉडी अगर बढ़िया तरीके से खड़ी है, चल पा रही है, ये जो बैलेंस आपका है दैट इज बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। सेरिबेलम बैलेंस नाम से ही पता लग रहा है, करेक्ट। और आप जो सलाइवेशन करते हो, सलाइवा जो निकलता है ना, आप कुछ खाना खा रहे हो, मुंह में खाना गया है, उस टाइम पर भी और सलाइवा आने लगेगा, तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस, है ना। बीपी आपका रेगुलेट करता है एंड सो ऑन। एंड वॉमिट सेंटर भी है, यानी अगर आपको वॉमिटिंग आ रही है वो भी आपका यहां पर मेडुला कंट्रोल आपका कर रहा होगा, करेक्ट। तो सेरिबेलम है बैलेंस से रिलेटेड, पॉन्स है स्लीप से रिलेटेड, और बीपी सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग कंट्रोल करेगा कौन, मेडुला। इसे मेडुला ऑब्लोंगेटा भी कहा जाता है। तो अगर सारी की सारी बातें आपको दोबारा से बताऊं, आसानी से बताऊं जिससे आपको याद हो जाए, तो एक बार प्यार से सुनना। मैंने आपको कहा कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपकी बॉडी में सेंटर पे एक लाइन बनाओ, सेंटर में क्या क्या आया, ब्रेन, और ब्रेन से निकलने वाली एक चोटी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। फिर ब्रेन यानी क्रेनियल पार्ट से निकलेंगी क्रेनियल नर्व्स जो कि 12 पेयर होती हैं, 12 पेयर मतलब 12 × 2 24 हो गई। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नर्व्स है 31 पेयर होती हैं आपके अंदर, यानी टोटल 62 हो गई, करेक्ट। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे निकलने वाली जितनी भी नर्व्स हैं पेरीफेरी पे, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। अब ब्रेन जो है इसको समझने के लिए हमने 3 भागों में तोड़ दिया। फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का, देन आपका मिड ब्रेन, देन आपका हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है इसमें भी अलग अलग इलाके हैं, जैसे सेरिब्रम जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है ना, इसी में आपको इनफोल्डिंग जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है यही मेन थिंकिंग पार्ट भी है आपका सेरिब्रम। उसके बाद आता है आपका थैलेमस, एम और एस का साउंड आ रहा है यहाँ पे, एम और एस का साउंड मतलब मोटर और सेंसरी सिग्नल सेरिब्रम में जाते टाइम और सेरिब्रम से निकलते टाइम आपका थैलेमस को भी टच करते हैं। और फिर आता है हाइपोथैलेमस, एच टी का साउंड आ रहा है, यानी हीट शब्द यहां पे याद करेंगे, आपकी बॉडी में टेम्परेचर का रेगुलेशन, टेम्परेचर को सेंस करना, एज वेल एज हीट में ईट भी आ रहा है, यानी खाना पीना, भूख लगी है, प्यास लगी है, भूख मर गई, प्यास मर गई, ये सब कौन रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है। फिर आता है मिड ब्रेन, बीच वाला पार्ट आपका मिड ब्रेन जो हाइंड ब्रेन के साथ मिलकर के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड देन आता है आपका हाइंड ब्रेन जिसमें 3 पार्ट्स है, पीसीएम, पोन्स, पोन्स का पाउडर लगाओ मस्त सो जाओ, स्लीप जो है आपका ये रेगुलेट करता है। सी मतलब सेरिबेलम, नाम में ही है बेलम, बेल यानी बैलेंस, आपकी बॉडी का बैलेंस ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एंड देन आपका मेडुला जो कि आपका वॉमिट सेंटर है, अगर आपको वॉमिट आ रही है आपके बीपी को कंट्रोल कर रहा है, एज वेल एज क्या कर रहा है, सलाइवेशन भी कंट्रोल कर रहा है। ये है आपका मेडुला, ये आपके अलग अलग पार्ट है ब्रेन के। सो दिस इज सेरिब्रम, मेन जो पार्ट है ये है आपका सेरिब्रम, ठीक है। इसके ऊपर आपका स्कल यानी क्रेनियम बनाया हुआ है, राइट। ये जो आपका पार्ट है ये है स्पाइनल कॉर्ड, यहां से आपकी चोटी शुरू हो चुकी है, ब्रेन खत्म और स्पाइनल कॉर्ड शुरू। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है कौन से पार्ट से कनेक्ट होगी, ब्रेन के आखिरी पार्ट से यानी हाइंड ब्रेन से। तो ये आपका पोन्स रीजन है,
ये आपका मेडुला रीजन है। कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, मेडुला कनेक्ट होता है, क्योंकि पॉन्स ऊपर है, सेरिबेलम इस साइड है और आपका सेरिब्रम जो है ये यहां पर है और बीच में आपकी मिड ब्रेन देखने को मिल रही है। यस, यहीं पर आपके कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है इट इज अ ग्लैंड ऑल्सो, एंड पिट्यूटरी जो है इट इज अ ग्लैंड ऑल्सो, एंडोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन बनाता है, वो भी आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ब्रेन में 3 मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो अलग अलग हार्मोन्स बनाते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस बनाता है, उसके अलावा आपका पिट्यूटरी बनाता है, एंड देन पीनियल बनाता है। ये 3 आपके ग्लैंड्स हैं जो कि ब्रेन में ही पाए जाते हैं, राइट। तो न्यूरल कंट्रोल भी यहां से हो रहा है और एंडोक्राइन कुछ स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इस ब्रेन के इलाके में आपको देखने को मिल रहे होते हैं। करेक्ट है भाई। अब देखिए, ह्यूमन में तो पूरा का पूरा एक नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है। प्लांट में क्या है, प्लांट कैसे अपनी मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, लेट्स थिंक अपॉन दिस। तो प्लांट जो है इसमें कोऑर्डिनेशन कैसे होती है। तो प्लांट के पास कोई न्यूरल सिस्टम तो नहीं है, कोई मसल यानी मस्कुलर सिस्टम तो नहीं है। तो प्लांट क्या करते हैं, ये अपने सेल्स के अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को चेंज कर देते हैं, यानी सेल्स को या तो फुला लेते हैं पानी एब्जॉर्ब करके, या श्रिंक करा देते हैं पानी रिलीज करके, जैसा कि छुई मुई का पेड़ करता है। अब छुई मुई जो है इट्स अ वेरी सेंसिटिव प्लांट। आपने पक्का छुई मुई को कभी ना कभी छुआ होगा। छुई मुई यानी बहुत सेंसिटिव है ना। आपका भी कोई दोस्त है ना जो कुछ बोलते ही चिढ़ जाता है, उसको भी बोलते हैं यार छुई मुई है क्या, है ना, ऐसे इतनी जल्दी कैसे चिढ़ रहा है भाई। तो छुई मुई जो है इट इज वेरी सेंसिटिव। समझ लीजिए यहाँ पर पत्ती है प्लांट की, इसको आपने छुआ तो पत्तियां क्या हो जाएंगी, फटाफट फोल्ड हो जाएंगी। ये पत्ती है, अगर मैंने इसको छुआ तो ये पत्तियां क्या है, फोल्ड हो जाएंगी। कैसे फोल्ड हो रही है, नर्वस सिस्टम तो नहीं है, मस्कुलर सिस्टम तो नहीं है, कैसे फोल्ड हो रही है। समझ लीजिए छुई मुई का प्लांट है, ये 5 पत्तियां हैं, मैंने छुआ तो ये पत्तियां फोल्ड हो गई। क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको छुआ तो सिग्नल मिल गया इस पर्टिकुलर प्लांट को, इस लीफ को सिग्नल मिल गया कि आपके पास कोई ना कोई स्टिमुलस आया है, फिजिकल स्टिमुलस आया है, किसी ने आपको फिजिकली छुआ है। जैसे ही छुआ, ये जो आपका सेंसिटिव सेल है, ये जो आपका सेंसरी सेल है, ये अगले सेल्स को बताएगा कि सिग्नल आ चुका है। यहां पर भी इलेक्ट्रिकली सिग्नल थोड़ा सा दूर ट्रेवल करेगा। इन सेल्स की जो मेम्ब्रेन्स हैं, जो वॉल्स है, इनसे सिग्नल क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्ट हो सकता है। और ये क्या कहेंगे एक दूसरे को कि अपने सेल्स का पानी जो है फटाफट निकालो और स्टेम की साइड भेज दो, यहां भेज दो। ये जो पत्तियां हैं ये क्या करेंगी, इनके पास सिग्नल आएगा कि अपना पानी जो है निकालो सेल में से और स्टेम की साइड भेज दो, और ये रैपिड सिग्नल होता है। तो ये सारे सेल्स क्या कर देते हैं, अपने वाटर को लूज कर देते हैं और स्टेम की साइड भेज देते हैं। तो अब इन पर्टिकुलर लीव्स में पानी नहीं रहा, पानी नहीं रहा तो ये सिकुड़ गई, क्योंकि आपकी बॉडी में आपको पता है 70% तो पानी है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में अराउंड 70% आपको पानी चाहिए होता है। तो हमारी बॉडी में भी 70% पानी है, प्लांट की बॉडी में भी 70% पानी है। जब वो पानी इन सेल से निकल जाएगा तो ये सेल्स सिकुड़ जाएंगे, ये जो लीव्स हैं ये विल्ट हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, आपकी फोल्ड हो जाएंगी। तो ये जो लीव्स हैं जैसे इनको टच किया, इनमें सिग्नल आया, ये क्या हो गई, सिकुड़ गई और पानी इन्होंने अपनी सेल से बाहर निकाल दिया, स्टेम की साइड भेज दिया। करेक्ट। और सिमिलरली जब वापस पता लगेगा इनको कि कई देर तक कोई सिग्नल नहीं आया है, किसी ने और इनको फर्दर टच नहीं किया है, तो ये क्या करेंगी, दोबारा से स्टेम से पानी ले लेंगी और पानी जब इनमें आएगा तो ये दोबारा से फल फूल जाएंगी, दोबारा से क्या होंगी, ये स्वेल हो जाएंगी सेल्स। इस प्रकार से इनमें सिग्नल काम करता है। दिस इज अ रैपिड सिग्नल। इसी प्रकार से रैपिड सिग्नल जो है माइमोसा पुडिका यानी आपका छुई मुई के प्लांट में ट्रेवल करता है। तो ये जो आपकी मूवमेंट है इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई है ना, ये तो नॉर्मल छुई मुई ने अपने लिए एक सिस्टम बनाया है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं हुई प्लांट की। जैसे शादी में बच्चे भाग रहे हैं, मूवमेंट तो है पर ग्रोथ नहीं है। सिमिलरली छुई मुई को मैंने छुआ, उसकी पत्तियां जो है फोल्ड हो गई, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। लेकिन कई बार प्लांट जो है ऐसी मूवमेंट दिखाता है जो कि ग्रोथ सेंट्रिक होती है। समझ लीजिए मैंने एक बीज लिया, उस बीज को जमीन में बोया। अगर उस बीज को मैंने जमीन में बोया है तो जमीन के नीचे की साइड कौन मूव करेंगी, रूट्स हमेशा नीचे की साइड ही मूव करेंगी, और स्टेम जो है हमेशा ऊपर की साइड ही ग्रो करेगी। क्यों, क्योंकि स्टेम जो है ये देखती है किसको, सनलाइट को। ऊपर की साइड सूरज है, इसको देखेगी तो स्टेम जो है सूरज की तरफ यानी ऊपर की साइड ग्रो करेगी। फोटो की साइड यानी सन की साइड, लाइट की साइड मूव करेगी, तो इसे हम कहते हैं पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। लाइट की तरफ पॉजिटिव दिशा में मूव कर रही है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक। और रूट जमीन के अंदर घुस रही है तो इट इज बेसिकली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, धरती की तरफ पॉजिटिवली घुस रही है ना। तो धरती की तरफ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, लाइट की तरफ पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। एंड सिमिलरली अगर स्टेम लाइट की तरफ जा रही है यानी धरती से दूर जा रही है, धरती में तो नहीं घुस रही स्टेम, उल्टा ग्रो कर रही है।
ऊपर की साइड ग्रो कर रही है तो इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, धरती के अपोजिट, ग्रेविटी के अपोजिट। ग्रेविटी तो चीजों को नीचे खींचती है, स्टेम तो ऊपर ग्रो कर रही है, नेगेटिवली आपकी जियोट्रॉपिक ग्रोथ है। और सनलाइट तो ऊपर है, रूट नीचे की साइड गड़ी जा रही है, यानी लाइट के अपोजिट नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन से। अगर सूरज की तरफ आप ग्रो कर रहे हो तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक, सूरज के अपोजिट ग्रो कर रहे हो नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक। धरती के अंदर ग्रो कर रहे हो ग्रेविटी की तरफ, धरती की तरफ पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, अपोजिट ग्रो कर रहे हो नेगेटिवली जियोट्रॉफिक। इसी हिसाब से नाम रखे जाते हैं। यस, तो ये जो रूट है इसकी ग्रोथ हो रही है नीचे की साइड इन इन्फ्लुएंस टू ग्रेविटी, तो भैया यहां पर ट्रॉफिक मूवमेंट इसे कहा, मूवमेंट और ग्रोथ साथ साथ है। जो स्टेम है इसकी ग्रोथ हो रही है ऊपर सन की तरफ, तो यहां भी ऐसी मूवमेंट है जिसकी वजह से ग्रोथ होती है। कीमोट्रॉफिज्म मतलब आपका ऐसी ट्रॉफिक मूवमेंट जिसमें केमिकल के इन्फ्लुएंस में कोई चीज मूव कर रही हो। जैसे लाइट को देख करके पौधा लाइट की तरफ गया, फोटोट्रॉफिज्म, लाइट को देखकर फोटोट्रॉफिज्म, धरती को देखकर, ग्रेविटी को देखकर जियोट्रॉफिज्म। पानी की तरफ कोई अट्रैक्ट हो जाए, हाइड्रोट्रॉफिज्म, हाइड्रो माने वाटर, और मेरे भाई कोई किसी केमिकल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, कीमोट्रॉफिज्म। जैसे कि आपका लेट्स से एक फीमेल है ना, एक फीमेल प्लांट है, तो फ्लावर जो है उसमें फीमेल स्ट्रक्चर भी होते हैं, मेल स्ट्रक्चर भी होते हैं। अब मेरे भाई समझ लीजिए एक फीमेल स्ट्रक्चर है आपका फ्लावर के अंदर, और इस पे मेल का पॉलन जो है ये झड़ चुका है, तो अब पॉलन ट्यूब जो ग्रोथ होगी ये किसकी साइड होगी, आपका ओव्यूल की साइड होगी। सॉरी, एक बार पानी पी लेता हूं भाई, बस 10 सेकेंड्स ब्रेक। चलो भाई सॉरी। तो किसी चीज की तरफ मूवमेंट हो रही है, जैसे यहां पर आपका फीमेल स्ट्रक्चर है, फीमेल स्ट्रक्चर है, यहां आपका क्या है, ओव्यूल प्रेजेंट है, तो पॉलन ट्यूब जो है ना वो इस ओव्यूल की तरफ ग्रो करता है ड्यू टू केमिकल्स। तो केमिकल्स की तरफ भी आप मूव कर सकते हो, जैसे कि पॉलन ट्यूब ग्रो करती है, तो इसे कीमोट्रॉफिज्म कह देंगे। पानी की तरफ मूवमेंट हाइड्रोट्रॉफिज्म, किसी केमिकल की तरफ मूवमेंट कीमोट्रॉफिज्म, लाइट की तरफ फोटोट्रॉफिज्म, अर्थ की तरफ जियोट्रॉफिज्म। यस, अलग अलग टाइप की मूवमेंट है। अब प्लांट जो है इनमें हार्मोन्स पाए जाते हैं, और एनिमल्स जो है इनमें भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। यस, तो इनकी स्टडी कर लेते हैं। यानी अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एनिमल के नर्वस सिस्टम की स्टडी करी, अभी तक हमने प्लांट में थोड़ा बहुत रेगुलेशन देखा। अब हम बात करेंगे कि प्लांट और एनिमल्स के अंदर बनने वाले केमिकल्स कौन से हैं जो कि हमारे अंदर अलग अलग फंक्शंस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो प्लांट के अंदर हार्मोन्स बनते हैं, इन्हें फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। फाइटो का मतलब होता है प्लांट, जैसे आपने अलग अलग प्लांट्स के बारे में सुना होगा, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फाइट का मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स, राइट। तो प्लांट में बनने वाले सिंपल केमिकल्स जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। मैंने आपको बताया था जो प्लांट की रूट है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगी, और क्या करेगी भैया, इस वाटर और मिनरल को प्लांट के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचा रही होगी। सिमिलरली आपकी लीव जो है वो खाना बनाएंगी, और आपका लीव जो है उस खाने को अलग अलग पार्ट तक, स्टेम और रूट तक पहुंचाएगा। तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट था, प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता था, वाटर मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे थे विद द हेल्प ऑफ जाइलम, और फूड जो है ये ट्रांसलोकेट हो रहा था विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम। तो यहां पर इन्हीं पर्टिकुलर ट्यूब्स से आपके हार्मोन्स भी ट्रेवल कर सकते हैं और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो हार्मोन्स जो है ये सिंपल केमिकल होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सिंपल केमिकल होंगे क्योंकि इनको हमें एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। प्लांट में कोई एक ऑर्गन जो है, लेट्स से स्टेम की टिप जो है ये बना रही है हार्मोन, और इसे भेजना है आपको रूट की साइड या स्टेम की साइड, है ना, या किसी लीफ की साइड, अलग अलग जगह पर भेजना है, एक जगह से दूसरी जगह काफी दूरी पे। तो इनका हल्का होना, इनका बहुत सिंपल होना जरूरी है। दैट्स व्हाई दे आर सिंपल केमिकल्स दैट मूव फ्रॉम देयर साइट ऑफ सिंथेसिस। ये एक जगह बने हैं, वहां से जाएंगे और कहां पहुंचेंगे, साइट ऑफ एक्शन पे, एंड रेगुलेट सम फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, और आपके किसी ना किसी प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होंगे, किसी चीज को बढ़ा रहे होंगे या किसी चीज को कम कर रहे होंगे। रेगुलेशन का मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता। जैसे आपके घर में पंखे लगे हुए हैं, पंखे के बगल में एक गोल सा बटन है जिसको रेगुलेटर कहते हैं। भाई गर्मी लग रही है, रेगुलेट कर दो, पंखा तेज चला दो। ठंडी लग रही है, रेगुलेट कर दो, पंखे की स्पीड कम कर दो। तो रेगुलेशन का मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता, कम करना इज ऑल्सो रेगुलेशन। तो कई बार हमें ऐसे हार्मोन चाहिए होते हैं जो कि हमारी एक्टिविटी को कम भी कर रहे हो। हर चीज की
बहुत ज्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं होती, कई बार चीजों को स्लो डाउन भी करना होता है, उस प्रकार के हार्मोन्स भी होते हैं। तो रेगुलेट करते हैं हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को कौन? हार्मोन्स, जो कि सिंपल केमिकल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सकते हैं। प्लांट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पाइप्स है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है, उसी के थ्रू ये ट्रेवल करते हैं। और हमारे अंदर भी जो ब्लड है, इसी के थ्रू ये सिंपल केमिकल्स हैं, छोटे छोटे केमिकल्स हैं, तो आसानी से मूव कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे पहला जो हार्मोन है, इसका नाम है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन जो है आपका शूट की टिप या रूट की टिप पे बनता है। तो यूजुअली हम जो है शूट की टिप पे इसे देख पाते हैं, क्योंकि जमीन खोद के रूट की टिप पे बनता हुआ देखना तो मुश्किल है, शूट की टिप पे बनता हुआ आसानी से दिखाई दे जाता है। क्योंकि कई जो छोटे छोटे प्लांट्स है ना, वो सूरज की तरफ बेंड हो जाते हैं। उस साइड अगर सूरज है, अगर उस साइड सूरज है और मैं एक प्लांट हूं और ये मेरी टिप है, तो मैं सूरज की ओर बेंड हो जाऊंगा, सूरज की ओर झुक जाऊंगा। यस, ये जो झुकाव है ये किस वजह से है? ये ऑक्सिन की सिंथेसिस की वजह से है। यस, तो ये जो है आपके ग्रोइंग शूट टिप्स बनाती हैं, जिसकी वजह से जो शूट है ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ बेंड हो जाती है, और ये शेडी साइड में अक्यूमुलेट हो जाता है। कौन? ऑक्सिन, जिस वजह से उस साइड के सेल्स ग्रो हो जाते हैं। ये बहुत समझने वाली बात है और बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आती। एक सेकेंड बस। सॉरी भाई, तबीयत उतनी सही नहीं है, माफी चाहूंगा, पर क्योंकि टाइम है नहीं हमारे पास, है ना, तो आई थॉट कि गैप ना ही मारा जाए, और किसी भी बैच में गैप नहीं मारा है, तो थोड़ा सा बस आपको बियर करना पड़ेगा। ये 10-10 सेकंड का गैप क्लास में 2-3 बार, जब तक दोबारा से बाउंस बैक नहीं हो जाता है ना, उसके बाद आराम से पढ़ाई करेंगे भाई, अभी भी पढ़ाई करेंगे। यहां पर क्या हुआ देखिए, समझ लीजिए यहां से लाइट आ रही है, सूरज इस साइड है, ठीक है, सूरज इस साइड है ना, और ये जो स्टेम है ये बेंड कर गई, सूरज उस साइड है और ये स्टेम बेंड कर गई, ठीक है। अब मुझे बताइए किस साइड के सेल्स ज्यादा बड़े होंगे? अगर मैं बेंड कर जाता हूं, मेरे इस साइड के सेल्स ज्यादा बड़े होंगे या पीछे की साइड के सेल्स ज्यादा बड़े होंगे? आराम से सोचिए, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, आराम से बना के बताता हूं। ये सूरज दादा है, इन्हें सन कह दिया, ये आपका प्लांट जो है इस साइड मुड़ गया। अब अगर आप देखो तो ये मुड़ा हुआ प्लांट जो है कर्वेचर बना रहा है, इसको अगर मैं कंप्लीट सर्कल बना दूं, और इसको अगर मैं कंप्लीट सर्कल बना दूं, तो बड़ा सर्कल कौन सा है? सर बाहर वाला बड़ा है, सीधा दिखाई दे रहा है। तो अंदर वाले सर्कल में मैं कहता हूं 5 सेल है, 1 2 3 4 5, और मैं कह रहा हूं बाहर वाले सर्कल में भी 5 सेल हैं। तो बताओ बड़ा सेल किस में होगा मेरे भाई? बड़ा सर्कल जो है ये बाहर वाला है, इसमें भी 5 सेल, अंदर वाले में भी 5 सेल, तो बाहर वाला सर्कल बड़ा होगा ना मेरे भाई, तो इसके सेल्स भी तो बड़े बड़े होंगे। इफ द नंबर ऑफ सेल्स इज इक्वल, अगर यहाँ पे भी 5 सेल हैं और पीछे की साइड भी 5 सेल हैं, तो पीछे का सरफेस एरिया ज्यादा है ना, वहां बड़े बड़े सेल्स होंगे। और बड़े बड़े सेल किस वजह से होंगे? बड़े बड़े सेल किस वजह से होंगे? ऑक्सिन की वजह से होंगे। तो यहाँ के सेल कंपैरेटिवली छोटे, यहाँ के सेल कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े, और बड़े सेल हुए किसकी वजह से? ऑक्सिन की वजह से। यानी ऑक्सिन किस साइड बनता है? पीछे की साइड बनता है। सूरज इस साइड, मैं इस साइड झुक गया, और यहां पर सेल्स छोटे रह गए, पीछे बड़े हो गए, यानी ऑक्सिन पीछे की साइड बना। ये जो मेरा फेस सूरज की तरफ है, इस साइड सेल्स छोटे हैं, इस साइड ऑक्सिन कम है, पीछे की साइड ऑक्सिन ज्यादा है, यानी शेडेड पार्ट पे मैं सूरज की तरफ छाती लेकर बैठा हूं ना, ये पार्ट सूरज की तरफ है, लाइट पार्ट ये है, लाइटेड पार्ट, पीछे वाला शेडी पार्ट है। हमेशा याद रखना, शेडी पार्ट में ऑक्सिन अक्यूमुलेट होता है, ये आपने सीखा। दूसरा हार्मोन है जिबरलिन, इसे जिबरलिक एसिड भी कहते हैं, बहुत ही माइल्ड एसिडिक आपको ये हार्मोन देखने को मिलता है। जिबरलिन क्या करता है? गन्ने की लेंथ बढ़ा देता है, अंगूर की जो बेल है, बेल की लेंथ बढ़ा देता है, हर प्लांट को खींच करके लंबा कर देता है, मक्के के प्लांट को लंबा कर देता है ना। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? ये स्टेम इलोंगेशन कर देता है। इस स्टेम के बड़े होने को हम लोग बोल्टिंग कहते हैं, BOLTING। तो ये बोल्टिंग करता है, प्लांट को लंबा कर देता है। गन्ने की फसल अगर बढ़ानी है, जिबरलिन छिड़किए, फसल जो है बड़ी हो जाएगी। साइटोकाइनिन, साइटो मतलब आज ही बताया था सेल, और काइनिन मानी काइनेसिस यानी डिवीजन। तो ये ऐसा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को बढ़ा देता है। तो ऐसे इलाकों में ये हार्मोन ज्यादा बनता है जहां सेल डिवीजन हो रहा हो। छोटी छोटी पत्तियां हैं जिनको बड़ा बनना है, यानी सेल डिवीजन करना है, वहां ये मिलेगा। छोटा सा फ्रूट है, इसको बड़ा होना है, वहां सेल डिवीजन की जरूरत है, वहां ये मिलेगा। छोटी सी कली है, बड है, उसको खिल के फूल बनना है, वहां सेल डिवीजन की जरूरत है, वहां ये मिलेगा। जो भी ग्रोइंग पार्ट्स हैं एक प्लांट के, जहां पर सेल डिवीजन की आवश्यकता है, वहां ये साइटोकाइनिन आपको देखने को मिल रहा होगा। फिर है आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या है? एब्सिसिक एसिड इज अ नेगेटिव हार्मोन। ये क्या करता है? प्रोसेसेस को रोक लेता है, इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। यस,
स्ट्रेस हार्मोन है, इनहिबिटरी है नेचर में, ये क्या करता है, लीव्स को विल्ट कर देता है, और सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये स्टोमेटा को क्लोज कर देता है। समझ लीजिए कोई स्ट्रेस आ गया, और प्लांट में क्या स्ट्रेस है, ना प्लांट को नीट की तैयारी करनी है, ना जेई की, ना बोर्ड एग्जामिनेशन की, प्लांट के पास स्ट्रेस के नाम पे है ही क्या, भाई मेरा पानी खत्म हो गया है, मैं बहुत ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मेरा तो सारा पानी उड़ जाएगा बचा खुचा भी। उसमें क्या करते हैं हम लोग, उस केस में स्टोमेटा को बंद कर देते हैं, अब आपका पानी नहीं उड़ेगा। तो स्टोमेटा बंद करवाने वाला हार्मोन जो है ये कौन है, ये एब्सिसिक एसिड है। जब प्लांट को लगे कि अब यार मेरे पास कम पानी बचा हुआ है, अब दिक्कत हो जाएगी मुझे, तो स्टोमेटा क्लोज करने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है, एब्सिसिक एसिड। तो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। हमें लगता है यार ये तो कम कर रहा है प्लांट की एक्टिविटी को, पर हमेशा हाइपर एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार आपको आराम से एकदम शांति से काम लेना होता है। इसीलिए स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है एब्सिसिक एसिड को। ये लीव्स को विल्ट कर देता है, विल्ट कर देता है, जैसे छुई मुई को छूते हैं उसके पत्ते फोल्ड हो गए थे, इसी प्रकार से लीव जो है विल्ट हो जाती है प्लांट की, इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा नहीं रहता। क्यों, क्योंकि लीव्स अगर एक्सपोज्ड है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा पानी उड़ाएंगी, अगर इन्हें विल्ट कर दिया तो एक कम पानी उड़ाएंगे, इनका सरफेस एरिया घटाता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, अल्टीमेटली क्या करता है, स्ट्रेस से प्लांट की रक्षा करता है। और इथाइलिन, इट इज अ गैसियस हार्मोन जो कि फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। एक सड़ा हुआ संतरा 4 कच्चे केलों के बीच में रख दीजिए, वो कच्चे केले भी आपको अगले दिन पके हुए दिखाई दे जाएंगे, क्योंकि वो जो राइपन्ड फ्रूट है, सड़ा हुआ जो संतरा है, इसमें ऑलरेडी इथाइलिन बहुत बन रहा है। ये गैसियस हार्मोन है, यानी आसानी से आसपास के इलाके में थोड़ी बहुत गैसेस ये जो है डिफ्यूज हो जाएंगी और कच्चे केलों तक भी ये पहुंच जाएंगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, उन केलों को भी आप पका पाएंगे, पकता हुआ देख पाएंगे। इसे हम क्या कहते हैं, इथाइलिन कहते हैं। यस, तो फलों को पकाने के लिए इस हार्मोन का यूज किया जाता है। मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्मोन इथाइलिन ही है। क्यों, समझ लीजिए आपको केलों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है, क्या पक्के केले ट्रांसपोर्ट करेंगे, भाई 5 दर्जन केले लेके आओगे ना, नीचे वाले 4 केले उसी में पिचक जाएंगे, और आपको तो पूरा ट्रक भर के केले लेकर के आने हैं बेचने के लिए, तो नीचे वाले केले जो है उनकी तो तड़प तड़प के मौत हो जाएगी, पहले ही वो पिचक जाएंगे, अपनी जान जो है खो देंगे। तो हम कच्चे केलों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जो कि बहुत कड़क होते हैं, तो वो खराब नहीं होते। अब ले तो आए कच्चे केले, बेचे कैसे, कच्चे केले कोई खरीदेगा थोड़ी, तो उन पे थोड़ा थोड़ा इथाइलिन हम छिड़क देते हैं। तो कुछ केले, समझ लीजिए मेरे पास 1000 केजी केले हैं, 100 केजी मुझे कल बेचने हैं, रात को इथाइलिन छिड़क के सो जाऊंगा, सुबह तक पक जाएंगे, अगले दिन 100 केजी केले बेच दूंगा, बाकी अभी भी सेफ है, उनमें से 100 केजी केले निकालूंगा, अगले दिन बेच दूंगा इथाइलिन छिड़क करके, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम फ्रूट की जो है शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, उसको खराब होने से रोक सकते हैं, और उनको अच्छे तरीके से बेच करके मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि पेड़ पे टंगा हुआ जो केला है वो भी आपका इथाइलिन की वजह से ही राइपन होगा, और अब भी आप उसे इथाइलिन की वजह से ही राइपन कर रहे हैं, तो इट्स अ समहाउ नेचुरल प्रोसेस, अनटिल अनलेस इथाइलिन की मात्रा बहुत ज्यादा ना हो जाए। यस, तो इससे कोई खासी दिक्कत नहीं होती। अब हम बात करते हैं इन्हीं केमिकल्स की ह्यूमंस के अंदर, यानी एनिमल्स के अंदर। तो हार्मोन जो है एनिमल में कौन कौन से बनते हैं, तो सिंपल केमिकल है ये भी, क्योंकि इन्हें भी ब्लड के थ्रू ट्रेवल करना है आसानी से, तो ये आपके ऐसे ग्लैंड से बनते हैं जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो आपकी बॉडी में 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो एंजाइम्स बनाते हैं, जैसे लिवर है ना, तो एंजाइम बनाता है आपका, राइट। उसके अलावा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस बना रहा था, है ना। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल जूस बना रहा था। तो ये किसकी तरह काम करते हैं, एक ग्लैंड की तरह काम करते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब जो ग्लैंड्स हार्मोन बनाए और उस हार्मोन को बना करके ब्लड में लोड कर दे, ब्लड से वो हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता रहे, इन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। तो ब्लड के थ्रू ये जो हार्मोन है ये ट्रेवल करते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहेंगे, और इन हार्मोन को बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटीज में बनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, सर दर्द हो रहा है तो आपने सर दर्द की गोली ले ली, और वो गोली तो कहीं भी जा सकती है, उसके केमिकल्स तो कहीं भी जा सकते हैं, सर दर्द ही क्यों ठीक करता है, वो टारगेटेड रिस्पॉन्स है ना मेरे भाई। अगर सर दर्द की गोली दी है तो सर दर्द पे ही आपको असर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो पेन रिसेप्टर्स हैं वहीं पर जाकर के वो जो ड्रग है, वो जो आपकी दवाई है वो बाइंड करेगी, उसके केमिकल्स जाके बाइंड करेंगे। सिमिलरली समझ लीजिए मेरे ब्रेन में 3 ग्लैंड मैंने आपको बताए थे, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। समझ लीजिए पिट्यूटरी ने कोई हार्मोन बनाया और वो हार्मोन जा रहा है आपका कहीं बॉडी में दूर, यस, तो उसे कैसे पता लगेगा हार्मोन को, ब्लड तो पूरी बॉडी में बह रहा है, हार्मोन को कैसे पता लगेगा कि मुझे स्पेसिफिकली यहीं पर रुकना है, क्योंकि मेरे भाई जो ऑर्गन होंगे जहां पर हार्मोन्स को पहुंचाना है हमें, उन ऑर्गन्स पे कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे, रिसेप्टर्स मतलब चीजों को रिसीव करने वाले, तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा ये हार्मोन जो है मेरे लिए आया है। अमेजॉन से पार्सल आता है ना आपके पास, फ्लिपकार्ट से पार्सल आता है, आपके घर पे ही आता है ना,
जब आप अपना एड्रेस लिखते हो तो आपके घर पे ही आएगा और आप ही रिसीव करोगे, कोई और थोड़ी पैसे देगा आपके पार्सल के। सिमिलरली जो आपके सेल्स हैं उनके ऊपर, उन सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर लगे रहते हैं, यही आपका एक स्पेसिफाइड हार्मोन को रिसीव करेंगे कि भाई ये हार्मोन मेरे लिए आया है, मैंने बुलाया था, मेरी ऑर्गन में इस चीज की कमी हो रही है, मैंने ही हार्मोन बुलाया है तो मैं इसको रिसीव कर लेता हूं, बाकी कोई करेगा ही नहीं। तो रिसेप्टर्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो इनकी क्वांटिटी काफी कम बनती है ब्लड में, क्योंकि मेरे भाई यहां पर ये जो है बहुत स्पेसिफिकली एक्ट करते हैं, तो नैनोग्राम्स में, माइक्रोग्राम्स में इनकी क्वांटिटी बनती है, बहुत कम, है ना, इसीलिए आसानी से ब्लड से ट्रेवल कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है देखिए, यहां पर आपको ब्रेन में क्या देखने को मिला भैया, पिट्यूटरी देखने को मिला, है ना। ये पिट्यूटरी जो है 2 लोब्स होते हैं इसमें, यूजुअली एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, है ना। यहां पर अगर आप देखें इस पिट्यूटरी के पास क्या पाया जाता है, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस के अलावा यहां पीनियल ग्लैंड भी पाया जाता है, PINEAL। ये 3 चीजें जो है आपकी ब्रेन में पाई जाती हैं, पीनियल, आपका पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। फिर अगर आप ब्रेन से नीचे आते हैं तो गर्दन की यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, थायराइड ग्लैंड, है ना, आगे की साइड थायराइड ग्लैंड, और इस थायराइड के जस्ट पीछे, थायराइड ग्लैंड के ही जस्ट पीछे 4 छोटे छोटे गोले मिलेंगे जिनको क्या कहा जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड कहा जाएगा। तो थायराइड और पैराथायराइड यहां पे पाए जाएंगे इस गर्दन वाले इलाके में। फिर चेस्ट वाले इलाके में आपको क्या देखने को मिलेगा, थाइमस ग्लैंड, यहां चेस्ट वाले इलाके में। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो आपका पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज आपका एंजाइम और हार्मोन दोनों चीजें बना सकता है, इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है, तो इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, HETERO, हेट्रो, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों है, तो इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, या कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं। पेनक्रियाज आपका हर काम कर सकता है। किडनी जो है इसके ऊपर टोपी लगी रहती है, इस किडनी की टोपी को क्या कहते हैं हम लोग, एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। किडनी की टोपी, विपु भाई ओपी, यहां पे क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा। और नीचे अगर फीमेल हो आप तो आपके अंदर क्या मिलेंगी, ओवरीज, जो कि आप क्या फीमेल सेक्स हार्मोन तैयार करेंगी, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और यहां पर आप अगर मेल हो तो आपके अंदर मिलेंगे टेस्टिस, जो कि आपका टेस्टोस्टेरॉन नाम का हार्मोन बनाएंगे। आपके जितने भी सेक्स रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो यहां पर होंगी, राइट। तो आप अगर दिमाग में देखो तो 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, है ना। आपके सिलेबस में पिट्यूटरी ही दे रखा है, तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी है, पीनियल है, यहां पर थायराइड है, थायराइड के जस्ट पीछे 4 छोटे छोटे पैराथायराइड ग्लैंड्स होते हैं, यहां चेस्ट रीजन में थाइमस, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियाज पाया जाता है, एज वेल एज नीचे जेनाइटल रीजन में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेल्विक रीजन में, यानी जहां आपके सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं उस इलाके में आपको देखने को मिलेंगे टेस्टिस और ओवरी, है ना। दोनों एक साथ नहीं होंगे, कहीं मेल हो और सोच रहे हो सर मेरे अंदर तो ओवरी है ही नहीं, किताब में गलत दिया है, फीमेल हो तो ही ओवरी मिलेंगी, फीमेल में टेस्टिस नहीं, मेल में ओवरी नहीं, फीमेल में ओनली ओवरी, मेल में ओनली टेस्टिस। यस सर, ये बातें तो हमको पता रहती हैं सर, है ना, मेन और बातें बताओ, आओ भाई और बातें बताता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं, उनसे बनने वाले हार्मोन्स हैं, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक बातें हैं, खूब जनरल बातें हैं। यस, आराम से देखिए। नाम है हार्मोन का ग्रोथ हार्मोन, भाई नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो क्या करेगा, प्रॉपर ग्रोथ कराएगा, प्रॉपर ग्रोथ कराएगा, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर ग्रोथ हार्मोन कम बना तो, अगर ग्रोथ हार्मोन कम बना तो ग्रोथ कम रह जाएगी, आप बौने रह जाओगे, ड्वार्फ रह जाओगे, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बन गया तो खली हो जाओगे, आप क्या बन जाओगे, बहुत बड़े हो जाओगे, जायंट हो जाओगे, गाइगेंटिज्म हो जाएगा। यानी बहुत कम अगर बना तो ड्वार्फिज्म, ड्वार्फ रह जाओगे, बहुत ज्यादा अगर बना तो जायंट बन जाओगे, गाइगेंटिज्म हो जाएगा मेरे भाई। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उससे आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रोथ हार्मोन निकलता हुआ देखने को मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है और पूरी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। यस, तो ग्रोथ कराता है, ग्रोथ हार्मोन है तो याद करने की जरूरत है ही नहीं। बनाता कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इंसुलिन सबसे कॉमन हार्मोन है, इंसुलिन आपने सुना होगा, अपने आसपास देखा होगा, क्यों, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे आसपास, हमारे घरों में ही या रिश्तेदारी में ही, जिनको डायबिटीज नाम की एक बीमारी होती है, जिसको हम प्यार से मधुमेह या फिर आपका शुगर कहते हैं, कि भैया इनको तो शुगर है, इनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। शुगर है यानी इनके ब्लड में शुगर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा रहती है। यस, तो इनको ग्लूकोज की मात्रा कम करने के लिए इंसुलिन लेना पड़ता है। इंसुलिन क्या करता है, जैसे ही ब्लड में जाएगा वो ग्लूकोज की खपत को बढ़ा देगा, ग्लूकोज यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, या ग्लूकोज जो है स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्मेट में। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरे भाई, ग्लूकोज यूज हो गया या स्टोर हो गया तो ब्लड में उसकी मात्रा कम हो गई। ब्लड में लगातार अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी रहती है तो ये प्रॉब्लमेटिक है, काफी ज्यादा दिक्कतें इससे हो जाती है। इसीलिए
इंसुलिन जो है ये बनना चाहिए। तो पेनक्रियाज जो है ये क्या बनाता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाता है, जो कि ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और खासकर क्या करता है, कम करता है, आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को कम करता है। इसीलिए जो लोग डायबिटिक होते हैं, जिनके ब्लड में पहले से शुगर ज्यादा है, उन्हें इंसुलिन देना पड़ता है। तो इस इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस नाम की बीमारी हो जाती है। मेलाइटस का मतलब होता है हनी या फिर आपका शुगर। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इस डायबिटीज मेलाइटस के केस में इंसुलिन की कमी की वजह से बीमारी हुई है तो इंसुलिन आपको लेनी पड़ती है। तीसरा है टेस्टोस्टेरॉन। नाम ही पता लग रहा है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस में बनेगा, टेस्टिस, और टेस्टिस होती है मेल में। तो मेल के जितने भी आपके सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, सेक्सुअल बिहेवियर जो है, सेक्स ऑर्गन की जो डेवलपमेंट है, वो कौन देखेगा, टेस्टोस्टेरॉन देखेगा। यानी मेल में कुछ चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पर, है ना। जब आप 12, 13, 14 साल के होते हो तो आपकी बॉडी में काफी चेंजेस होते हैं। कच्ची कच्ची सी दाढ़ी आती है, कच्ची कच्ची सी मूंछ आती है, आवाज भारी होना स्टार्ट हो जाती है, आर्म पिट पे हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे प्यूबिक पार्ट पर आपके हेयर यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे आपके हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं, है ना। पीनस जो है एनलार्जमेंट उसकी शुरू हो जाती है ना। उस रीजन में डार्कनेस आ जाती है ना। बॉडी थोड़ी थोड़ी जो है कंपैरेटिवली बल्की होना स्टार्ट हो जाती है। ये चेंजेस मेल में आते हैं, किस वजह से, आपके टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। सिमिलरली फीमेल जो है उसमें प्राइम जो हार्मोन है दैट इज बेसिकली एस्ट्रोजन। तो ओवरी में बनता है वो, यस। तो ओवरी में बनने वाला जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, फीमेल में चेंजेस होते हैं, है ना। आवाज जो है पतली हो जाती है, यस। ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, हिप डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वही एक्सियल हेयर आ जाते हैं, यानी आपके आर्मपिट्स पे हेयर आ जाते हैं, नीचे आपका प्यूबिक पार्ट पर हेयर आ जाते हैं, एज वेल एज जो रिप्रोडक्टिव एरिना है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है और आपका अल्टीमेटली डार्कनेस वहां पर आने लग जाती है। और फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो भी स्टार्ट हो जाती है, यानी फीमेल में आप कह सकते हो कि पीरियड्स जो है वो शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीजें, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना और फीमेल सेक्स चेंजेस के जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में, उन सबको कौन कराता है, एस्ट्रोजन कराता है। प्राइम हार्मोन है आपका फीमेल में, सेक्स से रिलेटेड, यस। और मेल में क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। यहां देखिए एड्रेनलिन, नाम है एड्रेनलिन, एड्रेनलिन रश आ जाता है जब हम थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं ना। किसी की नहीं सुनते दुनियादारी में, किसी को कुछ समझते ही नहीं है। हमें लगता है हम ही भाई सबसे बड़े हैं, हम ही सबसे विद्वान हैं, हमारी बात के ऊपर किसी और की बात नहीं होनी चाहिए। वो किस वजह से है, टेस्टोस्टेरॉन और एड्रेनलिन की वजह से है। दिस इज द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, यानी फाइट, या तो लड़ जाऊंगा या इतनी तेज भागूंगा कि किसी का बाप ना पकड़ पाए। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, दोनों चीजों में खूब एनर्जी चाहिए। फाइट करने के लिए भी खूब एनर्जी चाहिए, पसीना छूट जाएगा, है ना, बहुत तगड़े तरीके से बॉडी रिएक्ट करेगी, गर्म हो जाएगी बॉडी। और फ्लाइट यानी भागने के लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी नहीं हारते, या तो जीतते हैं या गाली देके भाग जाते हैं, लेकिन हारते कभी नहीं, क्योंकि एड्रेनलिन रश है मेरे भाई उनके अंदर। एड्रिनल ग्लैंड जो है मेरे भाई ये काम कर रहा होता है। उसके बाद होता है रिलीजिंग हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर कौन पाया जाता है, हाइपोथैलेमस। मैंने बताया ब्रेन में ही है ये तीन चीज, पिट्यूटरी, पीनियल और हाइपोथैलेमस। पीनियल को अभी भूल जाओ। हाइपोथैलेमस जो है ये पिट्यूटरी का पिताजी है। पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। ये हमारी बॉडी में कई चीजें कराता है। और हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, गुरु का भी गुरु, दैट इज हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन भेजता है पिट्यूटरी पे कि भैया ये चीजें रिलीज करा दो। या आपका क्या करता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स भी भेजता है, जिससे कि पिट्यूटरी की सिंथेसिस को बंद किया जा सके। यानी पिट्यूटरी से कुछ बनवाना है तो रिलीजिंग हार्मोन भेज देगा, पिट्यूटरी में कोई चीज बन रही है उसको रोकना है तो इनहिबिटरी हार्मोन भेज देगा। यानी आपका जो हाइपोथैलेमस है यही रेगुलेट करता है किसको, पिट्यूटरी को। तो ये रिलीजिंग हार्मोन भेजता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ बनवा रहा है, इसका मतलब रिलीज करवाना चाहता है कुछ। इनहिबिटरी हार्मोन भेजेगा यानी कुछ बनवाना बंद करना है। फिर आता है आपका थायरोक्सिन। थायरॉइड ग्लैंड बनाएगा, यस। थायरॉइड, पैराथायरॉइड, यहाँ गले वाले में यहाँ प्रेजेंट थे। थायरॉइड जो है ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, चाहे शुगर मेटाबॉलिज्म हो, चाहे फैट मेटाबॉलिज्म हो, चाहे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो। आपके बीएमआर यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। यानी आपकी बॉडी में कोई भी केमिकल आ रहा है, आप कुछ भी खा रहे हो तो उसके मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। वो किस तरीके से कोई केमिकल आपकी बॉडी में काम कर रहा है, वो सारा रेगुलेशन थायरोक्सिन का है। तो मेन मेटाबॉलिक हार्मोन इसको कहा जाता है। ये जो है मेरे भाई थायराइड ग्लैंड, ये हार्मोन बनाता है थायरोक्सिन। और इस हार्मोन के बनने के लिए आयोडीन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए आपकी बॉडी में तो आपको गॉइटर हो सकता है, ये जो गला है ये फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर समझ लीजिए आयोडीन की कमी है आपकी डाइट के अंदर, आयोडीन आपको नहीं मिल रहा, आयोडीन नहीं मिल रहा तो थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा।
थायरोक्सिन हार्मोन कम बनेगा तो थायराइड ग्लैंड पे प्रेशर आ जाएगा कि भैया मुझे तो ज्यादा थायरोक्सिन बनाना चाहिए था, मैं तो कम बना पा रहा हूं। तो थायराइड ग्लैंड क्या सोचता है कि अगर मैं बड़ा हो जाऊं साइज में तो मैं ज्यादा थायरोक्सिन बना पाऊंगा। तो ये जो थायराइड ग्लैंड है बड़ा हो जाता है और इस वजह से आपकी गर्दन जो है ये और बड़ी हो जाती है, यहाँ स्वेलिंग हो जाती है। यस, तो आयोडीन अगर आप खा लें प्रॉपर मात्रा में तो ये बीमारी आपको नहीं होगी, गॉइटर आपको नहीं होगा। इसीलिए सरकार ने क्या सोचा कि ऐसी चीज के अंदर आयोडीन डाल देते हैं जो बच्चा बच्चा खाता हो, जो जन जन खाता हो। और वो चीज क्या है? नमक। नमक के बिना खाना अधूरा है। कोई भी चीज आप खा रहे हो नमक तो डलेगी ही। मिठाई की बात मत करना मेरे भाई, ज्ञानी नहीं बनना है यहाँ पर। कोई भी डिश आप खा रहे हैं हमेशा कहा जाता है नमक स्वाद अनुसार। डालना तो नमक पड़ेगा किसी भी डिश में 4 चांद ऐड करने के लिए, अदरवाइज आपको वो डिश बहुत फीकी लगेगी। तो सरकार ने क्या कहा, अब नमक जो है उसका फॉर्मूला आप देखो, वहां तो कहीं आयोडीन आता ही नहीं है भाई। NaCl में कहां आयोडीन आया? Na और Cl है, आयोडीन तो है ही नहीं। तो मेरे भाई यहां पर आपका आयोडीन हमने ऊपर से ऐड किया है। इसे हम कहते हैं फोर्टिफिकेशन, FORTIFICATION, फोर्टिफिकेशन यानी ऊपर से कोई चीज ऐड करना। यस, जैसे कि पहले काफी सारी ऐसी महिलाएं थी गांव में जो कि अपने बच्चों की प्रॉपर केयर नहीं कर पाती थी ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि गरीबी थी। कई ऐसे गांव थे जहां काफी गरीबी थी और लोगों के पास खाने पीने के भी पैसे नहीं थे। तो सरकार ने एक स्कीम चलाई थी कि महिलाएं जो है उनको खाना दिया जाए स्कूल्स में बुला करके। जब बच्चे मिड डे मील खा रहे होंगे उस टाइम पर प्रेग्नेंट विमेंस जो है या गरीब विमेंस जो है उनको भी खाना मिले, जिससे उनके बच्चे जो है वो हेल्दी हो पाए। उनको प्रॉपर खाना मिलेगा तो उनके बच्चे जो है वो भी हेल्दी रहेंगे, क्योंकि कई बच्चों में डेफिशिएंसी होने लगी थी विटामिन की, आयरन की। तो आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स भी उनको साथ में दी जाने लगी। और कई लोगों ने क्या किया, आयरन और फॉलिक एसिड का एक प्रीमिक्स था वो पहले ही आपका आटे में डाल दिया, जिससे जो रोटी बने उसमें पहले ही आयरन हो। यस, इसी प्रकार से नमक के अंदर आयोडीन डाल दिया कि मेरे भाई नमक जो है उसमें पहले से आयोडीन है, अब भारत के सारे लोग नमक खाएंगे ही तो आयोडीन भी उनके साथ पहुंच जाएगा। अल्टीमेटली आपको गॉइटर फिर नहीं होगा और उसके बाद से केसेस आपके काफी कम भी हुए हैं। एकदम अब गॉइटर देखने को आपको अपने आसपास नहीं मिलता होगा। दिस इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंप्लीट चैप्टर। आई होप मजा आया होगा। एक एक चीज आपके सामने खोल के रख दी है और वो भी सिर्फ 3 शीट्स के अंदर। पहली शीट, दिस इज शीट नंबर 1, दिस इज शीट नंबर 2 एंड दिस इज शीट नंबर 3। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रॉपर यहां पर अगर आप देखो तो खुली खुली चीजें लिखी हुई हैं, बिल्कुल भी घिचपिच चीजें नहीं है। आई वांट कि ये नोट्स जो है आप आगे तक यूज करते रहे। जैसे इस पेज को अगर आप देखें, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, बहुत कम इंफॉर्मेशन है, लेकिन एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट एक्सप्लेनेशन में छूटा नहीं है, राइट? तो बढ़िया तरीके से हम लोग चीजें क्रैक करेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। आने वाले कुछ दिनों में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके पास आ रहे होंगे। पूरी की पूरी शीट बना के आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। और आप जो है फिर बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को पेसअप कर पाएंगे। और मैं खुद भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम रॉक सॉलिड हो जाए। 100 नंबर अगर आपको कमिट किए गए हैं, उस लेवल की तैयारी हमको करनी है विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप कोई भी चीज जो है मुझसे पूछ सकते हैं और नीचे किसी भी चीज की डिमांड कर सकते हैं। मैं आपका भाई हूं, यहां पर आया हूं कि हम लोग एक रॉक सॉलिड स्कोर लेकर के आए। उसके लिए जो भी चीजें लगेंगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। आपको जो भी चीजें चाहिए वो आप एक बार बोल दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे सर एक स्ट्रैटेजी चाहिए कि पेपर कैसे लिखा जाए। तो पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी अभी 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी ऑन दिस चैनल। तो 10th हैकर चैनल जो है वो जेन्युइनली आपके लिए एक बहुत बेहतरीन चीज होने वाली है। इसको बस फॉलो करते रहना और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख करके फीडबैक शेयर करते रहना। अगर आज का सारा मसाला आपको समझ में आया तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन प्लीज, एज वेल एज तारा रारा इन द कमेंट सेक्शन, जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिल सके और अगली वीडियो को हम लोग और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से तोड़ फोड़ रहे हो। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। देन बातें होंगी हेरिडिटी की एंड देन बातें होंगी आपके एनवायरमेंट की। फिर हम लोग बढ़ेंगे केमिस्ट्री की तरफ, देन हम लोग बढ़ेंगे फिजिक्स की तरफ। एक एक करके हर 2 दिन में एक वीडियो ला करके चैप्टर्स को फोड़ रहे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से 100% स्कोर कर रहे होंगे इन आवर एग्जामिनेशंस। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। कोई भी गिला शिकवा हो तो मुझे आप बता सकते हैं। और आज एनर्जी में कोई कमी नहीं थी, पर आवाज आपको थोड़ी सी बियर करनी पड़ी, उसके लिए माफी चाहता हूं। आई होप आई विल गेट वेल सून एंड आई विल बैंग द नेक्स्ट लेक्चर, जहां पर हम रिप्रोडक्शन की चर्चा कर रहे होंगे। ऑलराइट एवरीवन, थैंक यू सो मच, जय हिंद, शुक्रिया। ऐसे ही लेक्चर्स देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मैं आपका वीपू भाई हमेशा आपके साथ हूं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलता हूं अगले सेशन में। बाय।